हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रुचित्रा और स्टडी ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, माफी चाहूंगा। आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। 28 ऑफ जैन एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल बहुत ही शानदार एडिटोरियल है, क्योंकि आज का भी जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है। आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि टॉपिक है किसके ऊपर। और अगर आप लोग इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, या अगर आप वोकैब का क्यूज देना चाहते हैं, अच्छे लेवल का क्यूज, तो आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यहाँ पर शाम को 8 बजे हमें क्यूज करवाते हैं, 10 मिनट का 15 मिनट का छोटा सा। उसमें आपका वोकैब रिवीजन हो जाता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार देख लूं एवरीथिंग इज परफेक्ट, देन क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज ही वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं। पहली वोकैबुलरी आपके सामने आ रही है ऑनसेट। देखो, ऑनसेट वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट भी हैं तो उनके लिए ऑनसेट का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत हो रही है। तो जनरली इसका जो यूज होता है वो कोई नेगेटिव वे में होता है, या तो कोई चीज अनप्लीजेंट है या फिर कोई चीज बहुत बड़ी है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी अनप्लीजेंट चीज के लिए ऑनसेट का यूज होता है। कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, उसके लिए भी हम ऑनसेट लगाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है हर बार नेगेटिव वे में ही यूज होगा। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, दी ऑनसेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन नेगेटिव चीज है, तो इन्फ्लेशन का जो ऑनसेट हो रहा है वो फोर्स कर रहा है सेंट्रल बैंक को कि वो टाइटन करे। टाइट एडजेक्टिव है, ईएन लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को वो क्या करें, टाइट करें, मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, रेपो रेट को बढ़ाएं। तो जब भी हम रेपो रेट को मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जब भी रेपो रेट को बढ़ाती है तो उसको अपन पॉलिसी टाइट करना कहते हैं। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट को कम करती है उसको सोफेन करना कहते हैं, सॉफ्ट करना कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। आज इसके एग्जांपल्स सिनोनिम्स देखते हैं। इंसेप्शन का मतलब शुरुआत होता है। कमेंसमेंट आप लोग को पता ही है, शुरुआत होना। एडवेंट मतलब किसी भी चीज का आना। एमरजेंस मतलब एमर्ज होना। आउटब्रेक का मतलब आप लोग को पता ही है, कोई चीज बहुत तेजी से फैलना। तो ये सारे ही सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर की प्रॉब्लम आ रही है, मैं सही कर देता हूं। अभी ब्लर नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंसेप्शन, कमेंसमेंट, एडवेंट, एमरजेंस, आउटब्रेक, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है। इन सबका मतलब होता है कोई चीज स्टार्ट हो रही। अगर आप एंटोनिम देखेंगे तो देखो, खत्म हो जाना, कंक्लूजन पे पहुंच जाना, टर्मिनेशन, सेसेशन। सेसेशन का मतलब भी एंड होना होता है। एंड आपको पता ही है, क्लोजर आप लोगों को पता ही है। और ये एक नाउन है। ऑनसेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे तो नाउन है। आई होप आपको क्लियर होगा। सेकेंड, रैशनलाइज। रैशनलाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है। क्यों? क्योंकि रैशनलाइज आप देखेंगे जीएसटी का, अगर आप कभी एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, जीएसटी में भी रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे, आप रैशनलाइज पढ़ेंगे। तो रैशनलाइज है क्या चीज को समझ लेते हैं। देखो, रैशनलाइज का मतलब होता है टू जस्टिफाई समथिंग विथ लॉजिकल रीजन। किसी भी चीज को जस्टिफाई करना लॉजिकल रीजन के साथ। अगर आपने कोई स्टेप उठाया तो उसके पीछे क्या लॉजिक था, आपने उसको जस्टिफाई कर दिया, उसी को अपन रैशनलाइज कहते हैं। लेकिन रैशनलाइज का एक और मतलब होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। आप किसी चीज की अगर एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, आप उसको सिस्टमैटिक वे में जमा रहे हैं, तब भी उसको अपन रैशनलाइज कहेंगे। तो आप ये कह सकते हो, रैशनलाइज का मतलब स्ट्रीमलाइन करना भी होता है, सिस्टमाइज करना भी होता है, और रीऑर्गेनाइज करना भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है। रैशनलाइज का मतलब कोई भी चीज को जस्टिफाई करना लॉजिकल रीजन देते हुए, और साथ ही साथ इसका मतलब होता है स्ट्रीमलाइन करना, किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करना, सिस्टमाइज करना। ये सारे मीनिंग भी आपके रैशनलाइज के होते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा,
द गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू रैशनलाइज, गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है रैशनलाइज करने की, किसको? फ्यूल सब्सिडीज को, टू रिड्यूस फिस्कल प्रेशर, जिससे कि फिस्कल प्रेशर क्या हो सके? रिड्यूस हो सके। अब यहां पर सब्सिडीज को रैशनलाइज करने का मतलब क्या है? फ्यूल सब्सिडीज को रैशनलाइज करने का मतलब अब आप कह सकते हो कि वो रीऑर्गेनाइज कर रहा है, रीऑर्गेनाइज कर रहा है, एफिशिएंसी ज्यादा आ जाए, जिससे कि फिस्कल प्रेशर हमारे ऊपर ना पड़े। आई बात समझ में? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है। देखो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर मैं आपको कह रहा हूं कोई बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है तो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है, क्योंकि मैं आप लोगों से ज्यादा एडिटोरियल पढ़ चुका हूं, मैं आप लोगों से ज्यादा एडिटोरियल का सिलेक्शन कर चुका हूं, मैं आप लोगों से ज्यादा एग्जाम दे चुका हूं, तो मुझे पता है कि कौन सा वोकैब इंपॉर्टेंट होगा, कैसे यूज हो सकता है। तो बस आपको मैं जो बता रहा हूं आप वो सुन लीजिए और एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिए, और आपका जब क्यूज होता है तो क्यूज में आप लोग को रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है? ओके। तो रैशनलाइज का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल है, जस्टिफाई करना, सिस्टमैटिक वे में जमाना। तो सिस्टमैटिक तो एडजेक्टिव हो जाएगा, हमें वर्ब चाहिए, तो सिस्टमेटाइज हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, लेजिटिमेटाइज हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा। रिकंसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना, मनाना। तो यहाँ पे रिकंसाइल कहीं ना कहीं बैठेगा कि इस तरीके से रीऑर्गेनाइज कर दिया कि एफिशिएंसी बढ़ गई, तो उस वे में रिकंसाइल यहाँ पे बैठ रहा है। एंटोनिम देखोगे तो डिस्प्यूट, अंडरमाइन का मतलब कमजोर करना, कॉम्प्लिकेट आपको पता ही है, डिसऑर्गेनाइज आप लोग को पता ही है, रेपुडिएट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब क्या होता है? रेपुडिएट का मतलब होता है किसी को, रेपुडिएट का मतलब होता है मना करना, है ना, कैंसिल करना, डिनाई करना, रेपुडिएट, विड्रॉ करना, हटाना, ये सब इसके मीनिंग हो जाते हैं। यहां पर हम बात करें किसी भी चीज को सिस्टमाइज करने की, स्ट्रीमलाइन करने की, यहां पर हम बात करें या तो बिगाड़ने की या तो हटाने की, तो ये एंटोनिम हो जाएंगे। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो तो रैशनलाइज तो क्या है? वर्ब है। अगर आपको नाउन चाहिए तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और अगर एडजेक्टिव चाहिए तो रैशनल आप लोग को करना पड़ेगा। क्लियर? आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोग को बता देता हूं। रैशनल, अगर मान लो मैं यहां पर इसी वोकैब के अंदर अगर मैं लास्ट में ई लगा दूं तब भी ये नाउन बन जाएगा, आपको पता है, तब भी ये नाउन बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, ई लगाने से, ये TION लगाया तब भी ये नाउन है, लेकिन ई लगाने से भी ये नाउन बन जाता है, रैशनल है। ठीक है? चल, आई होप आपको क्लियर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब थी ये। और कोई बात? चलो, माइंडफुल। अब देखो माइंडफुल, माइंड इसमें फुल है ना। अगर अपन किसी को कहें यार इसमें माइंड तो फुल है, माइंडफुल है मतलब ये बंदा अवेयर है, अटेंटिव है, कॉन्शियस है किसी भी चीज को लेकर के, तो इसके अंदर माइंडफुल है, पूरा माइंड है इसके अंदर। ठीक है? तो अगर आप इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो अटेंटिव सिनोनिम्स हो जाएगा, कॉग्निजेंट मतलब अवेयर होना, कॉन्शियस मतलब जागरूक होना या होश में रहना, डेलिबरेट का मतलब होता है, डेलिबरेट के दो मतलब होते हैं। एक डेलिबरेट का मतलब होता है कोई चीज जानबूझकर करना, इंटेंशनली करना। एक डेलिबरेट का मतलब होता है सोच समझ के किसी भी चीज को करना, बहुत ज्यादा सोचना, तो डेलिबरेट सोचने वाला होगा, कंसिडरेट। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए जो कि बहुत इजी हैं। माइंडफुल मैं इसलिए बताना चाहता था आप लोगों को, वैसे तो इजी वोकैब है, लेकिन हाँ कहीं पर होता है ना माइंडफुल क्या होगा, तो माइंडफुल का मतलब अवेयर, अटेंटिव और कॉन्शियस किसी भी चीज को लेकर के। लेकिन इसके एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम में खासकर ये क्या लिखा हुआ है? ओब्लिवियस। एक होता है ओबियस। ओबियस का मतलब क्या होता है? ओबियस सी बात है यार, क्लियर बात है, कंफर्म बात है। ये है ओब्लिवियस, इसमें एल आ रहा है, ओब्लिवियस। तो ओब्लिवियस का मतलब होता है लापरवाह, है ना, लापरवाह होता है, अनअवेयर होता है। तो अनअवेयर हो गया एंटोनिम। इनअटेंटिव आप लोग को पता है, नेग्लिजेंट आप लोग को पता है, केयरलेस आप लोग को पता है, अनअवेयर आप लोग को पता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? एंटोनिम हो गई, यहां पर सिनोनिम्स हो गए। तो माइंडफुल का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो ऐसे याद रखो, पॉलिसी मेकर मस्ट बी माइंडफुल। अब देखो, पॉलिसी मेकर को मस्ट बी माइंडफुल, उनको अवेयर होना पड़ेगा, उनको अवेयर होना चाहिए ऑफ द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स। जो शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स हैं उसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या आएंगे, उसके लिए पॉलिसी मेकर्स को अवेयर होना चाहिए। तो मैं चाहता तो अवेयर भी लिख सकता था, लेकिन कभी अगर फिल इन द ब्लैंक आएंगे तो फिल इन द ब्लैंक में माइंडफुल लिखा होगा,
तो आप लोग घबराए ना या आप लोगों को डबल माइंड ना हो, इसलिए मैंने माइंडफुल एक बार आप लोगों को बता दिया कि माइंडफुल का मतलब अवेयर होता है। अगर अवेयर नहीं भी लिखा तो आप माइंडफुल लगा सकते हैं, ठीक है भाई। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आओगे तो देखो माइंडफुल है, पीछे FUL है। अगर FUL होता है तो वो एडजेक्टिव होता है, देखो एडजेक्टिव लिखा हुआ है। LY अगर आप लगा दोगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। और आपको पता है एडजेक्टिव में NESS लगाने से वो नाउन बन जाता है, तो देखो ये नाउन बन गया। अंडरटोन्स, मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब, अंडरटोन्स। अब देखो अंडरटोन्स क्या है, सुनिएगा। अंडरटोन आपने देखा होगा कहीं बार यूट्यूब पर कि ऐसा कहीं बार वो बताते हैं कि देखो ये वाली ट्यून सुनो, पीछे जो ट्यून बज रही है गाने के, अब ये वाली ट्यून सुनो, दोनों ट्यून सेम है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो गाने के पीछे ट्यून है उस ट्यून को देखते हैं वो ट्यून किससे मिल रही है। तो इसका मतलब ये है वो जो गाना है, जो मेन गाना है, उसके अंदर डिटेलिंग में जाकर के चेक करते हैं कि यार ये ट्यून तो कहीं से मैच कर रही है। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो सामने नहीं दिख रही है, अगर आप उसको नुआंस, उसके नुआंसेस अगर आप देखोगे, उसको थोड़ा अंदर जाकर के डीपली अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा यार इसमें तो और भी कोई चीजें हैं। तो इसका मतलब ये है, अंडरटोन्स का मतलब ये है, अंडरटोन्स का मतलब ये हो जाएगा कोई चीज क्लियरली बाहर नहीं दिखना, है ना, लेकिन अंदर फिर भी उसके कुछ ना कुछ होना। तो अंदर की बात को पकड़ लेना। तो आप कह सकते हो सटल, सटल मतलब वो छोटा छोटा। और इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, क्लियरली नहीं बताया गया। मैंने आपको बताया था एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली बोल रखा है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि क्लियरली बोला नहीं गया लेकिन अंडरस्टूड है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो सटल और इम्प्लिसिट मीनिंग्स और सजेशन बेनिथ दी सरफेस, तो सरफेस के नीचे जो बात दबी हुई है, जो अंदर की बात है, उसको पकड़ना, उसको ही अपन क्या कहते हैं, अंडरटोन्स कहते हैं। याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो अंडरटोन्स को याद रखिएगा कि आप कह सकते हो कोई चीज सरफेस के अंदर है, उस चीज को नोट करना, समझना, इनडायरेक्ट वे में कोई बात कही जा रही है उसको समझना, तो उसको पर अंडरटोन कहते हैं। दी स्पीच कैरिड नेशनलिस्टिक अंडरटोन्स, सुनना, ये जो स्पीच है ये कैरी करके रखी हुई थी, क्या कैरी करके रखी हुई थी, नेशनलिस्टिक अंडरटोन्स। नेशनलिस्टिक अंडरटोन मतलब देश से रिलेटेड कुछ अंडरटोन्स थे, अंडरटोन्स मतलब देश से रिलेटेड कुछ बातें थी जो ये कैरी करी हुई थी। डिस्पाइट इट्स कॉन्सिलेटरी टोन, डिस्पाइट इट्स कॉन्सिलेटरी टोन। तो कॉन्सिलेटरी का भी मतलब समझिएगा, कॉन्सिलेटरी आपका टोन मतलब ऐसे पूछेगा इस पैसेज की थीम बताओ, ऑथर का जो थीम है वो क्या है, ऑथर का स्टांस कैसा है, तो उसमें अपन एक वोकैब यूज करते हैं कॉन्सिलेटरी। कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है फ्रेंडली, मेल मिलाप करने वाला। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि ये जो स्पीच थी, डिस्पाइट इट्स कॉन्सिलेटरी टोन, इस स्पीच की टोन कैसी थी, कॉन्सिलेटरी टोन थी। कॉन्सिलेटरी टोन का मतलब मेल मिलाप वाली टोन थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर नेशनलिस्टिक बातें थी, जो अंडरटोन्स थी, जो अगर आप ध्यान से सुनो तो आप पकड़ सकते हो। तो अंडरटोन्स का मतलब क्या हो जाएगा, कोई अंदर की बात जो हम ध्यान से अगर सुने पढ़ें तो हम समझ सकते हैं, साफ सामने नहीं लिखा होगा। तो नुआंसेस अपन कह सकते हैं, सब टेक्स्ट कह सकते हैं, ओवरटोन्स कह सकते हैं, इंप्लीकेशंस। अच्छा, इंप्लीकेशंस का मतलब आपको पता है, इंप्लीकेशंस का मतलब कंसीक्वेंसेस होता है। वैसे अंडरपिनिंग्स आप लोग कह सकते हैं, अंडरपिनिंग्स का मतलब जिसपे जोर दिया जाता है ना, कुछ बातें जिसपे जोर देंगे तब वो पता चलेंगी। एंटोनिम देखोगे तो देखो एक्सप्लिसिटनेस मतलब क्लियरली दिख रहा है, डायरेक्टनेस, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ब्लंटनेस, ब्लंटनेस का मतलब मुंह पे बोल देना, कुछ चीज छुपाना नहीं, तो ये सब इसका एंटोनिम हो जाएंगे। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच पे जाओगे तो ये नाउन है, सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन लिखे हुए हैं, ये प्लूरल है तो प्लूरल नाउन है, तो ये नाउन होते हैं। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ, एमिकेबल, बहुत बढ़िया। तो हम कॉन्सिलेटरी को एमिकेबल भी कहते हैं, ठीक है। चलो, वैमी, वहमी का मतलब क्या होता है? देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई इसको वहम है, ये है, आपने सुना होगा घर में कहीं किसी ने बोला होगा इसको वहम हो गया, इसको डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको वहम है। तो आप लोगों को लग रहा होगा वहमी पढ़ के वही होगा, नहीं। वहमी का मतलब होता है कि कोई चीज मतलब कुछ ऐसा हो गया जो सही नहीं है, सेटबैक, सेटबैक से हाईयर डिग्री वाला सेटबैक। तो वैमी का मतलब होता है आ पावरफुल और डैमेजिंग ब्लो। ब्लो का मतलब क्या होता है? ब्लो का मतलब होता है
कोई मतलब आपके ऊपर कुछ अटैक हो जाना, या कोई चीज लग जाना, या कोई चीज आपने मतलब आपको किसी चीज से डर लग रहा है, तो वो सारी चीजें ब्लो में आती है, मतलब नुकसान पहुंचाना। और यहाँ पे लिखा है पावरफुल और डैमेजिंग, बहुत खतरनाक ब्लो यहाँ पर लगना। ऑफन है डबल सेटबैक, इसको अक्सर अपन डबल सेटबैक से मानते हैं। तो वैमी का मतलब अपन कह सकते हैं जबरदस्त झटका। अरे यार हिंदी में देखो ना कितना बढ़िया लिखा हुआ, जबरदस्त झटका। तो जबरदस्त झटके को अपन वैमी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे सिनोनिम्स देखोगे तो देखो डबल ब्लो हो जाएगा, सेटबैक हो जाएगा, जोल्ट का मतलब भी झटका होता है, शॉक मतलब आपको पता है, 1-2 पंच आप लोगों को पता है, एक साथ दो मुक्के पड़ना। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे इसका, तो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और हाई इन्फ्लेशन डिलीवर्ड अ डबल वैमी, तो डबल वैमी टू द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को डबल सेटबैक है, एक तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो डबल झटका है। अब देखो आपको याद हो तो हमने फ्री फॉल पढ़ा था, याद करो हमने क्या पढ़ा था, शेयर मार्केट से रिलेटेड अपन ने एक बात पढ़ी थी, फ्री फॉल, शेयर गिर रहे हैं, प्राइस गिर रहे हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब मैंने क्या पढ़ा था, बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, फ्री फॉल है, रुक ही नहीं रहा, गिरते जा रहा। यहां पर क्या है, विंड फॉल। विंड फॉल का मतलब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाना, बूस्ट होना, एडवांस होना, गेन होना, अप स्विंग होना। तो जब आप वोकैब को रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो पिछली वाली वोकैब भी याद आ जाएगी और नई वोकैबलरी भी आप रिलेट कर ले जाओगे। ये नाउन होता है वैमी, वैमी नाउन है। आई होप आपको क्लियर होगा। टैम्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब, टैम्ड। अब देखो टैम्ड में क्या बोल रहा है, टैम्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, कंट्रोल करना, कर्व करना। टैम्ड का मतलब होता है ब्रोट अंडर कंट्रोल, मेड लेस इंटेंस, किसी भी चीज को लेस इंटेंस बनाना, कंट्रोल करना, कर्व करना, वो सब टैम में आता है। तो टैम्ड का मतलब हो जाएगा इन्फ्लेशन वॉज ग्रेजुअली टैम्ड, सुनना, इन्फ्लेशन जो है उसको ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसको टैम्ड किया जा रहा है थ्रू सस्टेन्ड मॉनेटरी टाइटनिंग। सस्टेन मॉनेटरी टाइटनिंग का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करते हुए लगातार ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को टैम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कर्व कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर आप इसके सिनोनिम देखोगे, सबड्यूड हो जाएगा, कर्व्ड आप लोग को पता है, मॉडरेटेड आप लोग को पता है, रेस्ट्रेंट, आप रेस्ट्रेंट मतलब रोक लेना, पैसिफाइड आप लोग को पता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर आप एंटोनिम में आओगे तो अनलीज्ड, अनलीज्ड देखो, लीज्ड सॉरी अनलीज, अनलीज को पकड़ो आप। अनलीज का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, फ्रीडम, खोल दिया, रिलीज कर दिया। तो अनलीज का मतलब क्या हो जाएगा, रिलीज कर देना। एग्रावेट और बढ़ा देना, एक्सरवेट और बद से बदतर कर देना, इन्फ्लेम्ड और भड़का देना, प्रोवोक्ड और भड़का देना, ये सब इसका एंटोनिम। अगर आप देखेंगे तो वर्ब है टेम, आप इसको एडजेक्टिव की तरह टेम्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। अगर नाउन बनाना हो तो आईएनजी फॉर्म लगा करके आप नाउन भी बना सकते हो। तो ये है हमारी वर्ब टेम्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कंट्रोल करना, कर्व करना। आई होप आप लोग को क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डिवोल्यूशन, देखो डिवोल्यूशन पे जाने से पहले आप इसको पढ़ो डिवोल्व। क्या पढ़ोगे आप, डिवोल्व पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, डिवोल्व। अब डिवोल्व को याद कैसे रखे, आपने इन्वॉल्व सुना है, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं लिख देता हूं इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व होना। तो डिवॉल्व क्या होगा, इसका उल्टा, मैं समझाता हूं कैसे, सुनो। मान लो सपोज करते हैं कि ये 3 मार्केट है, ये 3 मार्केट मैंने बनाई, मार्केट ए, अरे कैसा ए है, मार्केट ए, मार्केट बी और मार्केट सी मैंने बनाई। अब ये है एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपन एक्स रख देते हैं। ये एक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, ये इसको भी कंट्रोल कर रहा है, ये इसको भी कंट्रोल कर रहा है और ये इसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो पहले इसके पास क्या था, इस एक्स के पास 3 छोटे छोटे मार्केट थे जो ये एक्स कंट्रोल कर रहा है। अब एक और मार्केट यहां पर निकला, एक और मार्केट बना जिसका नाम था डी। इसने कहा चल यार इसको भी इन्वॉल्व कर लेते, तो इस एक्स ने क्या करा, इसको भी इन्वॉल्व कर लिया। अब इस डी को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, एक्स कंट्रोल कर रहा है। ये तो हो गया इन्वॉल्व करना।
जितने मार्केट बनते जाए उसको इन्वॉल्व करते जाओ। अब हम समझते हैं डिवॉल्व क्या होता है। डिवॉल्व ये होता है, ए ने कहा कि आप हम सबको कंट्रोल कर रहे हो, हमें दिक्कत आ रही है, हम अपनी वो कैपेसिटी पे नहीं पहुंच पा रहे, या हमारे पास वो एफिशिएंसी नहीं रह पा रही है जितनी हम इंडिविजुअल रखते थे। तो ए ने कहा मैं डिवॉल्व हो रहा हूं, मैं आपके यहां से हट रहा हूं। ए ने क्या कहा, मैं डिवॉल्व हो रहा हूं, मेरी एफिशिएंसी, मेरी कैपेसिटी खत्म हो रही है आपके यहां पर। तो ए ने क्या कहा, ए ने कहा मैं डिवॉल्व हो रहा हूं भाई। तो ए ने कहा हट, कट, तू हट। तो ए क्या हो गया, ए डिवॉल्व हो गया। तो जब ए डिवॉल्व हो गया, अब ये अपने डिसीजन खुद लेगा, अपने ऑपरेशंस खुद चलाएगा, जैसे पहले चलाया करता था। आगे बात समझ में? तो इसी को अपन कहते हैं डिवॉल्व। तो डिवॉल्व का मतलब ये होता है कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर और अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल बॉडीज, जब पावर और अथॉरिटी का ट्रांसफर हो जाता है सेंट्रल से लोकल बॉडीज में, उसी को अपन डिवोल्यूशन कहते हैं या डिवोल्व कहते हैं। ये वर्ड जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आपको ये आर्टिकल या आगे आने वाले आर्टिकल समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जो कल ही प्रिंट हुआ है, और अगर द हिंदू में आया तो आगे आने वाले कुछ कुछ आर्टिकल्स में ये वोकैब आपको जरूर देखने को मिलेगा। और अगर डिवॉल्व एग्जाम में आ गया, क्योंकि आएगा ही, क्योंकि न्यू वोकैब है, द हिंदू में आई है तो एग्जाम में भी आएगी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिवॉल्व का मतलब आप लोग समझ गए। मान लो ये सेंट्रल है, ये लोकल बॉडीज है। अभी सेंट्रल सबको कंट्रोल करी हुई थी, अब ए हट गया तो ए के पास सारी अथॉरिटी, सारा पावर ट्रांसफर हो गया, तो ए क्या हो गया, डिवॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है भाई, आ जाओ अब सिनोनिम्स, नहीं पहले आ जाओ एग्जांपल पढ़ते। डिवोल्यूशन ऑफ फिस्कल पावर्स, देखो क्या बोला जा रहा है, जो फिस्कल पावर्स है उसका डिवोल्यूशन करना, वो स्ट्रेंथन करना, देखो मजबूत कर रहा है। ग्रास रूट्स गवर्नेंस, गवर्नेंस की ग्रास रूट को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन, अरे हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा था, चलो है ना। एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूं, एक होता है सेंट्रलाइजेशन। मुझे लगता है कि आपने डिवॉल्व नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने जरूर पढ़ा होगा सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये मैं आप लोगों को लगभग 2 साल से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ये अक्सर होता है। क्या होता है सुनो, देखो जो डिवॉल्व होता है, डिवॉल्व से ही बना डिसेंट्रलाइजेशन, डिवॉल्व से ही बना डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर आप किसी एक, कोई एक लोकल बॉडी है, अगर आपने उसको सारी पावर, सारी अथॉरिटी दे दी और आपने उसको कहा भाई अब तू जान, तेरा काम जाने, तुझे जैसे सही लगता है वैसे कर, तुझे जो करना है वो कर, अब तेरी अथॉरिटी, तेरी पावर, तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको डिवॉल्व कर दिया, मतलब हमने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। अगर एक ही बंदा सबको पकड़ के बैठा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे सेंट्रलाइजेशन सिस्टम चल रहा है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो जाएगा डिवॉल्व, डिवोल्यूशन। डिकंसंट्रेशन, डिस्पर्सल और डेलीगेशन, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो, क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं अपन एंटोनिम पे। एंटोनिम में क्या कहा जा रहा है, सेंट्रलाइजेशन, कंसोलिडेशन। अच्छा सेंट्रलाइजेशन का मतलब वही भाई, सेंट्रलाइजेशन कर लिया, कंट्रोल कर लिया सभी के ऊपर। कंसोलिडेशन मतलब सबको मिला लिया। एक्रीशन, एक्रीशन का मतलब सबको इकट्ठा कर लेना। अमलगमेशन का मतलब भी क्या होता है, सबको मिला लेना, मर्ज कर लेना। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब आप लोगों को पता ही है, सब जने एक साथ आ गए तो कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये सब। और नाउन डिवोल्यूशन है, वर्ब पे जाओगे तो डिवॉल्व होगा। आई होप अब आप ये कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आ जाओ एन मास। अब देखो एन मास क्या है, एन मास एक फ्रेज है, आप इसको एडवर्ब फ्रेज कह सकते हो या फ्रेज कह सकते हो। हाँ एडवर्ब कह सकते हो या फ्रेज कह सकते हो, एक ही बात है एडवर्ब फ्रेज। एन मास, एन मास क्या होता है, देखो एन मास का मतलब होता है सभी, ऑल टुगेदर, एज अ ग्रुप। एक और मतलब होता है इसका, बता दो। पहले एग्जांपल पढ़ते हैं, देखो एम्प्लॉइज रिजाइन एन मास फॉलोइंग द अब्रप्ट पॉलिसी चेंज। तो जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने रिजाइन कर दिया ऑल टुगेदर, सबने एक साथ रिजाइन मार दिया। फॉलोइंग दी अब्रप्ट, क्यों मारा, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज हुई उसके साथ साथ ये चीज हो गई, तो फॉलोइंग
क्यों रिजाइन मारा? द अब्रप्ट पॉलिसी चेंज, अचानक से पॉलिसी चेंज होने के कारण जो एम्प्लॉय थे उन्होंने क्या मार दिया? रिजाइन मार दिया सभी ने एक साथ। तो याद रखिएगा एन मास का मतलब ऑल टुगेदर होता है और एज अ ग्रुप होता है। कलेक्टिवली आप बोल सकते हो, होलसेल बोल सकते हो, इन यूनिसन बोल सकते हो, एज अ ब्लॉक बोल सकते हो, ऑल एट वंस बोल सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी। ठीक है भाई, चलिए। एंटोनिम इंडिविजुअली, सेपरेटली, पीस मिल। अरे यार बहुत तगड़ा वोकैब है पीस मिल। पीस मिल को याद रखिएगा। देखो पीस मिल को कैसे याद रखोगे? पीस मिल को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो एक मैं बना रहा हूं, ये हेल्दी इंसान है, ठीक है, ये इसके पैर हैं, पैर छोटे होंगे ना, पेट बड़ा हो गया तो पैर छोटे होंगे, हाथ भी छोटे होंगे और गर्दन तो होती ही नहीं है। अब एक मैं बना रहा हूं, एक पतला दुबला सा है, इसकी गर्दन भी होगी, है ना, इसका पेट भी होगा, पेट चौकोर बना देते हैं इसका, और इसके पैर भी होंगे, पैर इसके लंबे दिखेंगे, हाथ भी इसके लंबे दिखेंगे। अब पीस मिल को समझना। पीस मिल का मतलब ये है, मान लो इसको प्लेट में खाना दिया, इसको भी प्लेट में खाना दिया, ये जब खाएगा तो इसको मान लो 6 रोटी दे दी, रोटी तो गोल ही देख खाएगा ये भी, 6 रोटी दे दी। अब ये 6 रोटी एक साथ खा जाएगा। तो अगर 6 रोटी एक साथ खा जाएगा तो मील, देखो पीस मील में मील का बहुत इंपॉर्टेंस है। मील मतलब खाना होता है, आप लोगों को पता होगा। अब इसको मील दी, ये एक साथ खा गया, तो आप देख सकते हो उसकी बॉडी कैसी है। अब इसको अगर 6 रोटी, पहली बात बेचारा 6 रोटी खा नहीं पाएगा, लेकिन इसको मान लो रोटी देंगे तो इसको एक एक करके रोटी देंगे। एक रोटी दे दी, एक रोटी खा ली, फिर मांगेगा तो दूसरी रोटी देंगे इसको, ये दूसरी रोटी दे दी। तो इसको अपन ने क्या करा, मील को पीस पीस कर करके दिया, पीस मील। देखो पीस मील, तो मील को पीस कर करके देना। तो अगर मील को अपन ने पीस कर करके दिया मतलब टुकड़ों टुकड़ों में दिया, मतलब हमने स्टेप बाय स्टेप दिया, एक साथ तो नहीं ठुसा दिया इसको, इसको तो एक साथ ठुसा दिया, इसको एक साथ नहीं ठुसाया। 2 रोटी में क्या पता है हार मान जाए, कहते बस, या हो सकता है एक और मांग ले। आ रही है बात मेरी समझ में आप लोगों को? तो इसका मतलब ये है कि जो पीस मील तरीके से खाना खाएगा वो हेल्दी रहेगा। ठीक है, चलो। तो पीस मील का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर क्या था, एक साथ आ गए, यहां पे क्या है, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो पीस मील का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, सिंगली और वन बाय। आई होप आपको क्लियर। हाँ भाई, एन मास याद रखोगे भाई। पूजा शर्मा कह रही हैं पतले वाले हवा से भी उड़ जाएंगे, ज्यादा दो इसको। वो हार मान लेता है 2 रोटी के बाद, 2 रोटी के बाद कहता है बस। चलो भाई, ये था हमारा वोकैबुलरी वाला सेशन। आई होप आप लोग को, अभी तो मैं उल्टे हाथ से ड्राइंग बना रहा हूं, अभी तो मेरा सीधा हाथ सही होने दो एक बार, है ना। यहां तक पहुंच गया है हाथ, यहां तक पहुंच गया, मुझे पूरा ऐसे हाथ को यूं टच करवाना है। डॉक्टर ने कहा है हिम्मत करते करते ऐसे टच करवा दो। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे डर डर लगता है, वो वहम बैठ गया है। मुझे लगता है कि एक एंगल से ऊपर जाएगा तो फिर वापस से डिसलोकेट नहीं हो जाए, इसलिए डर लगता है। इसलिए मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ, है ना। अब जैसे जब तो मैं अभी रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, धीरे धीरे मेरी कोशिश जारी है। ठीक है, अभी तो ये उल्टे हाथ की भी ड्राइंग है यार, सीधे हाथ की ड्राइंग मैं आप लोगों को बहुत जल्द दिखाऊंगा, डोंट वरी। हाँ भाई, चलो अब अपन करते हैं एडिटोरियल स्टार्ट। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अरे यार, देखो दिख रहा है क्या आप लोगों को? अरे यार, एडिटोरियल स्टार्ट क्यों कर रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन आंसर तो दिखाने हैं। चलो आ जाओ। देखो ये हमारे पास आरसी है, आरसी में देखो ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है पूरा, और ये दूसरा पैराग्राफ है, बस 2 ही पैराग्राफ का ये आरसी, क्योंकि ये द हिंदू का आरसी। द हिंदू का जो आरसी होता है, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि वो कभी भी 500 से ऊपर नहीं जाता, 450 के आसपास रहता है द हिंदू का आर्टिकल। और जो मिंट का आर्टिकल होता है वो 600 का रहता है। मिंट का, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये सब 600 वर्ड का आर्टिकल रखते हैं अपना। द हिंदू वाला 450 के आसपास रखता है ना। तो मैंने द हिंदू का उठाया क्योंकि मुझे ये जो टॉपिक था बहुत शानदार लगा, इसमें आरबीआई भी आ रहा है, और जहां आरबीआई वहां हम, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डबल वैमी, सुनना, कह रहा है पैसेज इंप्लाइज, सुनना एक एक वर्ड्स को, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है, इंप्लाई कह रहा है, देखो सुनो, इंप्लाई आपने अभी भी पढ़ा है, एक एक्सप्लिसिट होता है, एक इम्प्लिसिट होता है, ये इम्प्लिसिट से निकला हुआ इंप्लाई है, मतलब आपको इन्फर करना है, सीधा लिखा नहीं होगा, मे बी आपको इन्फर करना है। क्या इन्फर करना है कि जो डबल वैमी है स्पेसिफिकली अफेक्ट साउदर्न स्टेट, जो डबल वैमी चीजें हैं वो साउदर्न स्टेट को अफेक्ट करेंगे स्पेशली। ओके, विच कॉम्बिनेशन कंस्टिट्यूट दिस डबल वैमी, वो कौन सी दो चीजें हैं जो डबल वैमी बना रही है, मतलब आपको डबल सेटबैक ढूंढ करके आंसर लगाना। ओके भाई, दी पैसेज सजेस्ट अ कॉन्ट्राडिक्शन, अब देखो आपको कॉन्ट्राडिक्शन पैसेज ने खुद कॉन्ट्राडिक्शन बताया, किसमें, ग्रेसफुल एजिंग में, envisioned by the report and the RBI on fiscal evidence on fiscal advice। तो आपको क्या करना है, आपने ग्रेसफुल एजिंग के बारे में पढ़ना है, जो कि रिपोर्ट के द्वारा एनविजन की गई है। एनविजन का मतलब परिकल्पना करना, प्रोजेक्टेड बाय रिपोर्ट, तो रिपोर्ट ने कोई ग्रेसफुल एजिंग के बारे में बताया हो, और आरबीआई की खुद की फिस्कल एडवाइस है कोई, इन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्राडिक्शन है वो आपको बताना है। ओके भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनफॉर्मल सेफ्टी नेट, इनफॉर्मल सेफ्टी नेट आपको कहीं भी मिले तो बताना कि इनफॉर्मल सेफ्टी नेट से आप लोग क्या इन्फर कर पाए। ठीक है, इनफॉर्मल सेफ्टी नेट से आप लोग क्या इन्फर कर पाए, बेस्ड ऑन द पैसेज इफ द स्टेटस क्यू कंटिन्यू। क्या देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल देखो आप, बोला जा रहा है अगर पैसेज के बेस पे सब कुछ स्टेटस क्यू रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसे नो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी, कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई, नो एक्सपेंशन ऑफ सोशल पेंशन, कोई सोशल पेंशन का एक्सपेंशन नहीं हुआ, अगर सब कुछ स्टेटस क्यू रहता है, कुछ चेंजेस नहीं होते, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फ्यूचर फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज एल्डरली, तो इंडिया में जो एल्डरली लोग हैं उनका फ्यूचर क्या होगा ये बताओ। ठीक है, चलो वो पढ़ेंगे, देखेंगे क्या हालत होगी उनकी। अरे बातें कौन कर रहा भाई, क्वेश्चन आंसर आ गए, फिर क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। बातें बंद, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट स्पेसिफिक रिस्क डू यूथफुल स्टेट, अब आप बताओ यूथफुल स्टेट्स के लिए क्या रिस्क है जो वो फेस करेंगे रिगार्डिंग हेल्थ केयर और पेंशन सिस्टम, हेल्थ केयर पेंशन सिस्टम से रिलेटेड वो क्या रिस्क फेस करेंगे। ठीक है भाई, पढ़ लिया, पढ़ लिया, टाइम ले लो, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बाकी मुझे डन लिख करके। स्लाइड कट रही है, रुक जाओ। अभी सही है। सिर्फ आंसर का पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन आप लोग को क्लास में से ही देखने हैं। सत्यम लास्ट में बताता हूं, डाउट सबके लास्ट में ले लूंगा।
आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा और आपको पता चल गया होगा ये आरसी अलग ही कुछ बातें कर रहा है ना, अलग ही बातें कर रहा है। ये जो भी बातें इसमें हो रही हैं ये शायद हमारी इतनी फैमिलियर बातें नहीं है। देखते हैं क्या बातें हो रही है, स्टार्ट करते हैं। वाइल, देखो स्टार्टिंग ही वाइल से हो रही है, तो मतलब या तो हो सकता है जब भी वाइल स्टार्टिंग में आए या वाइल आए जब भी, चाहे स्टार्टिंग में आए कहीं भी आए वाइल, तो वाइल के दो फंक्शन हो सकते हैं। या तो वाइल पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा है, या तो वाइल दो एक्टिविटी एक साथ हो रही है उसको बता रहा है। जब दो एक्टिविटी साथ में होती है तो हम ये भी बोल रहे होते हैं एक एक्टिविटी पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। या फिर ये भी हो सकता है दोनों एक्टिविटी अपनी अपनी अलग अलग जगह हो रही हैं और दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन जरूरी नहीं पॉजिटिव नेगेटिव का हो रहा है। हम ये भी बता सकते हैं यहां पर तो ये चल रहा है इंडिया में और यूएस में ही चल रहा है, तो हम दो कंट्रियों के बीच में क्या क्या चीजें चल रही हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वाइल के यूज क्या है, वाइल पॉजिटिव नेगेटिव भी कर सकता है और दो चीजों के बारे में बता भी सकता है, तो जरूरी नहीं हर बार पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो वाइल इंडिया इज ऑफन सेलिब्रेटेड फॉर इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर फ्रेज है डेमोग्राफिक, इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। इट्स किसके लिए आया होगा, इंडिया के लिए आया, और डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है ये मैं आप लोग को बता देता हूं। देखो डेमोग्राफिक का मतलब होता है हम लोग जनता, और डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, फायदा। तो जनता से फायदा का मतलब क्या है, अगर इंडिया के अंदर यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो जब यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो जीडीपी बढ़ाएंगे, इकोनॉमी बढ़ाएंगे। अगर किसी भी कंट्री में ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है तो ओल्ड जो पॉपुलेशन होगी वो घर पे बैठेगी, काम नहीं करेगी, बीमार रहेगी, बल्कि और खर्चा करवाएगी। तो इसलिए इंडिया के अंदर अभी यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है और मिलता रहेगा आगे तक। कब तक मिलेगा वो तो पॉलिसी वाले जाने, कब तक यंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे इंडिया में रहेगी, लेकिन हाँ अभी इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है वाइल इंडिया इज ऑफन सेलिब्रेटेड, इंडिया अक्सर सेलिब्रेट करता है इसके पास इसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब कोमा लग गया तो इसका मतलब अब हो सकता है नेगेटिव बात आ जाए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव बात है, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, हमारे पास इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो वाइल लगाए तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पढ़ के पता चलेगा। तो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब आगे पढ़ो, कोमा के बाद इट्स स्टेट्स, लेकिन इसके जो स्टेट्स है मतलब इंडिया के जो स्टेट्स है आर अंडर गोइंग आ सिग्निफिकेंट बट अनइवन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो हो गई नेगेटिव बात। क्या नेगेटिव बात होगी, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यार इंडिया जो है वो सेलिब्रेट तो कर रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड को, लेकिन क्योंकि नेगेटिव बात है, क्यों, क्योंकि अनइवन वर्ड लगा, क्योंकि स्टेट्स आर अंडर गोइंग, स्टेट गुजर रहे हैं अभी एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से, लेकिन अनइवन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से स्टेट्स गुजर रहे। जैसे कि क्या, अकॉर्डिंग टू अ न्यू आरबीआई रिपोर्ट, आरबीआई की नई रिपोर्ट आई है जिसमें केरला और तमिलनाडु विल बी एजिंग स्टेट, जिसमें केरला को और तमिलनाडु को एजिंग स्टेट्स बोला गया है। कब तक, बाय 2036, बाय लगा है इसका मतलब फ्यूचर का टाइम है, तो 2036 तक, 2036 तक जो केरला है और जो तमिलनाडु है वहां पे जो पॉपुलेशन होगी ज्यादातर बूढ़ी हो चुकी होगी। एजिंग मतलब बूढ़ी हो चुकी होगी, वहां के स्टेट्स बूढ़े हो चुके होंगे, वो स्टेट्स बूढ़े हो चुके होंगे। बिकॉज क्यों, देयर एल्डरली पॉपुलेशन विल एक्सीड, क्योंकि इनकी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो 22% और 20% को एक्सीड कर चुकी है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब 22 किसका होगा, केरला का होगा, और 20 होगा तमिलनाडु का। तो भाई केरला के अंदर 22% एल्डरली लोग हैं, तो 2036 में और एक्सीड हो जाएंगे 22% से, और 20% से तमिलनाडु में एक्सीड हो जाएंगे। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अब दूसरे हाथ पर अगर अपन देखें, दूसरी तरफ अगर अपन देखें, दी वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ बिहार, वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब जो काम करने लायक एज होती है, तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है बिहार की, यूपी की एंड झारखंड की, विल कंटिन्यू टू राइज बियॉन्ड 2031।
तो बोला जा रहा है वो कंटिन्यूअस जो वर्क एज ग्रुप है वो बढ़ता ही रहेगा। मतलब बिहार में, यूपी में और झारखंड में दिक्कत नहीं आएगी 2031 के बाद, लेकिन 2036 तक यहां पर क्या हो जाएगा, केरला और तमिलनाडु में ये स्टेट्स एजेड हो जाएंगे, ये स्टेट बूढ़े हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कंजंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। पहली बात, आपने वाइल को देखा, आपको समझ में आ गया कुछ पॉजिटिव नेगेटिव करेगा और उसने कर दिया। यहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे अपन, कॉमा के बाद कहा कि यहां पर तो एक अनइवन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। अनइवन का मतलब हर एक स्टेट में इक्वल नहीं है, किसी में एज ज्यादा हो रही है, किसी में कम। अब आपको बैकग्राउंड में वॉइस आएगी तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा उसको। अब आरबीआई की रिपोर्ट आई, तो आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि भाई 2 स्टेट ऐसी हैं जो एजिंग स्टेट है, 2036 तक वो एजेड हो जाएगी। वहीं आपने जब ऑन दी अदर हैंड लगाया तो आपने जो बात पहले करी है उसकी अपोजिट बात करनी है। तो आपने ऑन दी अदर हैंड से पहले नेगेटिव बात करी थी कि 2 स्टेट्स ऐसी हैं जो एजेड हो जाएगी। अब आपको कुछ पॉजिटिव बात करनी, तो आपने पॉजिटिव बात गिना दी। बिहार, यूपी और झारखंड में तो देखो 2031 के बाद सब कुछ बढ़िया होता जाएगा। मतलब इनमें जो वर्क एज है, जो वर्क एज पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू राइज होती रहेगी, कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। तो अब आपने ऑन दी अदर हैंड लगा करके टोन चेंज कर दी, अब आपने पॉजिटिव बात कर दी। ऑन दी अदर हैंड से पहले आपकी नेगेटिव बात थी, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र ऑक्यूपाई द मिडल ग्राउंड। अब जो कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं वो मिडल ग्राउंड में, वो कहीं बीच में अटके हुए, ना उनकी पॉपुलेशन एजेड है ना वर्क एज वाली होगी, ऐसा कुछ होगा। तो बैलेंसिंग ग्रोथ विद द ऑनसेट, अच्छा ये लोग ग्रोथ को बैलेंस करे हुए हैं विद द ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब शुरुआत हो रही है किसकी, एजिंग प्रेशर की। तो यहां पर एजिंग प्रेशर की शुरुआत हो चुकी है, और साथ ही साथ ग्रोथ को भी बैलेंस करके चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जो केरला और तमिलनाडु है वो नेगेटिव में, बिहार, यूपी और झारखंड ये पॉजिटिव में, और बीच में कौन अटका हुआ है, बीच में अटका हुआ है कर्नाटक और महाराष्ट्र। इस रेस्पॉन्स में जो आरबीआई है हैज एडवाइज, आरबीआई ने एडवाइस दी कि एजिंग स्टेट्स है, अब एजिंग स्टेट्स कौन है, ये रही केरला और तमिलनाडु, टू रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, या तो रीऑर्गेनाइज करो एफिशिएंसी के लिए, रीऑर्गेनाइज करना, स्ट्रीमलाइन करना, सिस्टमेटाइज करना। तो यहां पर यही बोला जा रहा है, आरबीआई ने क्या करा, एडवाइस दिया कि जो एजिंग स्टेट्स है उनको रैशनलाइज करना चाहिए अपनी सब्सिडीज को, टू अफोर्ड राइजिंग पेंशन कॉस्ट एंड यूथफुल। अच्छा, सिर्फ यहां तक राइजिंग पेंशन कॉस्ट तक। देखो क्या कहा जा रहा है, जिस स्टेट्स के अंदर एज बढ़ रही है, तो जब एज बढ़ेगी तो लोग बाग पेंशन लेने लायक ज्यादा होंगे। जब वहां पे बूढ़े लोग ज्यादा है तो बूढ़े लोगों को पेंशन देने लायक लोग ज्यादा हो जाएंगे। तो आरबीआई ये कह रहा है कि भाई आप अपनी सब्सिडीज को रैशनलाइज करिए, मतलब ऐसे रीऑर्गेनाइज करिए कि वो एफिशिएंसी बढ़ जाए आपकी। क्यों? क्योंकि आप जब भी तो अफोर्ड कर पाओगे बढ़ते हुए पेंशन कॉस्ट को, क्योंकि पेंशन कॉस्ट बढ़ जाएगी ना भाई। जब लोग बूढ़े होंगे तो 60 साल से ज्यादा अगर लोग ज्यादा हो जाएंगे तो पेंशन उनकी शुरू हो जाएगी, तो पेंशन कॉस्ट को आप अफोर्ड कर पाओ, इसलिए अभी से रैशनलाइज कर दो अपनी सब्सिडीज को। और जो यूथफुल स्टेट्स है, जहां पर अभी एज यंग है, जिन स्टेट्स में यंग पॉपुलेशन है, उनको क्या कहा गया, टू इन्वेस्ट हैवीली इन ह्यूमन कैपिटल, कि भाई ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करो। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है अपने स्टेट के लोगों को पढ़ाना लिखाना, स्किल प्रोवाइड करवाना, किसी भी तरीके की स्किल, तो मतलब उनको इस योग्य बनाना कि वो काम कर सके, इकोनॉमी बढ़ा सके। तो जहां पर यंग पॉपुलेशन है वहां पर हैवीली इन्वेस्ट करो ह्यूमन कैपिटल में, और जहां पर एजिंग स्टेट है वहां पर भाई सब्सिडीज को थोड़ा सा रैशनलाइज करो, ठीक है। बट अब देखो बट आ गया, बट हाउ माइंडफुल। अब हाउ माइंडफुल, अगर तुमको माइंडफुल का मतलब नहीं पता होता कि अवेयर होता है तो तुम यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आती तुमको। अब तुम्हें पता है माइंडफुल का मतलब अवेयर होना होता है, तो आपने पढ़ा बट हाउ अवेयर इज द आरबीआई फिस्कल एडवाइस। तो बोला जा रहा है बट हाउ, लेकिन हाउ कितना, हाउ मतलब कितना, है ना, कितना भी कह सकते हैं, है ना, हाउ मच,
हाउ या फिर हाउ, हाँ हाउ मतलब कितना अपन बोल सकते हैं, बट हाउ माइंडफुल इज द आरबीआई फिस्कल एडवाइस, कि फिस्कल एडवाइस हाउ कितनी अवेयर है ऑफ द पॉलिटिकल अंडरटोन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भाई आरबीआई ने दो एडवाइस दी। आरबीआई ने कहा जो एजिंग स्टेट्स है वो अपनी पेंशन कोड को अफोर्ड करने के लिए भाई आप रैशनलाइज करो सब्सिडीज को, और जो यूथफुल स्टेट्स है उनको कहा कि आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करो। ये बात आरबीआई की हो गई। अब ऑथर पूछ रहा है, ऑथर का ही तो क्वेश्चन है। अब ऑथर क्वेश्चन करता है लेकिन आरबीआई की जो फिस्कल एडवाइस है, जो आरबीआई ने फिस्कल एडवाइस दी है, ये कितनी अवेयर है पॉलिटिकल अंडरटोन से। अब पॉलिटिकल अंडरटोन का मतलब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अंडरटोन अभी अभी पढ़ा है, मतलब साफ साफ तो नहीं बोला जा रहा पॉलिटिकल, लेकिन अंदर की बात क्या है पॉलिटिकली, उससे आरबीआई की जो फिस्कल एडवाइस है वो कितनी अवेयर है। यहां पर ऑथर ने ये क्वेश्चन करा है। अब आगे बताएगा कि ये क्वेश्चन क्यों करा है, तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है जो साउदर्न स्टेट्स है, ये कोमा एक बार के लिए आप लोग छोड़ सकते हो, हटा सकते हो, क्योंकि दो कोमा एक साथ दिखे तो एडिशन फॉर्मेशन होती है, उसको हटा देते हैं। आप ऐसे पढ़िए साउदर्न स्टेट्स। अब देखो इसने क्वेश्चन पूछा है अभी, अब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही आगे बात लिखेगा। कह रहा जो साउदर्न स्टेट्स है फेस है डबल वैमी। अब लो वो डबल वैमी फेस कर रहे हैं। डबल वैमी मतलब डबल सेटबैक फेस कर रहे हैं। क्या है भाई, दो सेटबैक बता दो। पहला है लोअर सेंट्रल टैक्स डिवोल्यूशन बिकॉज पॉपुलेशन वेटेज इन फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला फेवर द पॉपुलस नॉर्दर्न स्टेट्स प्लस लोअर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग टू द अपकमिंग डेलिमिटेशन एक्सरसाइज। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, देखो मैं बताता हूं आप लोग को इसको टुकड़ों में कैसे पढ़ना है। पहले आपने पढ़ा साउदर्न स्टेट्स, आपने कोमा हटाया, आपने पढ़ा फेसा डबल वैमी। अब डबल वैमी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल सेटबैक क्या है। उससे पहले सेंटेंस खत्म कर लें, एडिशन फॉर्मेशन पढ़ लें। कह रहा है हैविंग सक्सेसफुली टैम्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका मतलब ये है जो साउदर्न स्टेट है वो सक्सेसफुली, मतलब सक्सेसफुल हो गया वो टैम करने में, कंट्रोल करने में, किसको, पॉपुलेशन ग्रोथ को। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ रही है, पॉपुलेशन इन्होंने कंट्रोल कर ली। किन्होंने, साउदर्न स्टेट्स ने। अब साउदर्न स्टेट्स क्या कर रहा है, डबल वैमी फेस कर रहा है, डबल सेटबैक फेस कर रहा है। पहला धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला क्या है, लोअर सेंट्रल टैक्स डिवोल्यूशन। तो इनको क्या मिलेगा, कम सेंट्रल टैक्स डिवोल्यूशन मिलेगा, मतलब सेंटर की तरफ से जो पैसा आना है, जो पावर देनी है, जो अथॉरिटी देनी है, वो कम मिलेगी। हमने यही तो पढ़ा था, डिवोल्यूशन का मतलब पावर अथॉरिटी को ट्रांसफर करना, वो कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन वेटेज इन फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला, इनका कोई फॉर्मूला होता होगा और उस फॉर्मूले में पॉपुलेशन की वेटेज ज्यादा होती होगी। तो इन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन वेटेज होता है इन फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला में, वो फेवर करता है ये पॉपुलेशन वेटेज। जो पॉपुलेशन वेटेज होता है किसमें, फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला में, वो फेवर करता है पॉपुलस नॉर्दर्न स्टेट्स को। प्लस, प्लस का मतलब दो बातें बताई ना, तो प्लस के बाद ये दूसरा डबल वैमी, एक वैमी तो ये हो गया, एक सेटबैक ये हो गया, ये दूसरा सेटबैक होगा। तो पहला सेटबैक क्या है कि भाई इन्होंने कहा कि हमने सक्सेसफुली पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो इन्होंने कहा कि भाई जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में किसको फेवर मिलता है, जो स्टेट ज्यादा पॉपुलस होती है, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है उसको ज्यादा पैसा उसको मिलेगा। जाहिर सी बात है, ए में अगर 10 करोड़ लोग हैं तो 10 करोड़ लोगों के हिसाब से ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर बी में 5 करोड़ लोग हैं तो 5 करोड़ लोग के हिसाब से कम पैसा मिलेगा। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि एक तो सेंटर की तरफ से उनको पैसा कम मिलेगा, क्योंकि जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा होगी उनको ज्यादा पैसा मिलता है, फॉर्मूला ऐसा कहता है। और दूसरा, लोअर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू अपकमिंग डेलिमिटेशन एक्सरसाइज। डेलिमिटेशन एक्सरसाइज का मतलब आप लोगों को पता है, डेलिमिटेशन एक्सरसाइज का मतलब होता है बाउंड्री खींच देना। अब बाउंड्री खींच देने का मतलब ये नहीं है स्टेट को कम कर देंगे, नहीं, ऐसा होता है, मैं आप लोगों को बताता हूं, ये भी समझ लो। डेलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या होती है, अक्सर आप लोग पढ़ेंगे। मान लो ये एक स्टेट है, एक स्टेट है, यहाँ पर स्टेट का नाम दे देते हैं अपन, ए नाम दे देता हूं मैं, ए स्टेट है। अब जितनी पॉपुलेशन होती है ना, उतने यहाँ पर मंत्री होते हैं, एमएलए होते हैं। अब देखो मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं आपको ये एडिटोरियल समझ में आता है, थोड़ा मैं इकोनॉमिक्स समझ पाए, इसलिए इतना ही बता रहा हूं जितना आपके लिए यूजफुल है। तो यहां पर मान लो कुछ एमएलए होंगे। अब ए स्टेट के अंदर अगर 10 करोड़ पॉपुलेशन है तो 10 करोड़ के हिसाब से कुछ एमएलए, अब फॉर्मूला क्या होता है वो मुझे इतना नहीं पता, मान लेते हैं 1 करोड़ पे एक एमएलए होता है सपोज,
तो यहां पर कितने एमएलए होने चाहिए? 10 एमएलए होने चाहिए। ठीक है, 10 एमएलए होने चाहिए यहां पर। अब क्या हुआ, ए ने क्या कहा, यार हमने पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लिया। तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लिया मतलब पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, तो बढ़ी नहीं बात, कुछ लोगों की डेथ तो होगी ना, सपोज करो, मान लो कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने का मतलब पॉपुलेशन बढ़ने नहीं दे रहे। मान लेते हैं 9 करोड़ हो गई या 8 करोड़ हो गई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। अब जब वापस से डेलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, वो पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो कहेंगे यार यहाँ तो 8 करोड़ पॉपुलेशन हो गई, यहाँ पे 8 एमएलए रखो, 2 एमएलए कहीं और भेजो जहां पे पॉपुलेशन बढ़ गई है। ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो जब 8 एमएलए हो जाएंगे, तो पहले 10 थे, अब 8 एमएलए हो गए, तो यहां पर क्या हुआ, जो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है, वो भी कम हो गया। तो ड्यू टू अपकमिंग डेलिमिटेशन एक्सरसाइज, तो लोअर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो एमएलए भी कम हो गए, तो इस वजह से यहां पर इनको ये भी नुकसान हो गया। अब मैंने ये जो आप लोग को सिनेरियो बताया, ये जो पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे वो अच्छे से बताएंगे, मैंने तो एक आइडिया, एडिटोरियल थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, ये सही है, एकदम परफेक्ट है, ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी। हाँ, जब मेरे पास सोशल साइंस थी, मेरे सबसे कम नंबर सोशल साइंस में ही आते थे, पता है आपको? सोशल साइंस में सबसे कम नंबर आते थे, इसलिए मुझे पॉलिटिक्स से बहुत नफरत है। आगे बढ़ जाते। ऑन दी अदर हैंड, लेकिन लाइफ पॉलिटिक्स सिखा देती है ना। पॉलिटिक्स से वैसे तो नफरत है पढ़ने में, लेकिन लाइफ ने पॉलिटिक्स बहुत सिखा दी है। आगे बढ़ते हैं, ऑन दी अदर हैंड पढ़ते हैं। वाइल दी यूथफुल स्टेट्स, अब अपन दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? वाइल दी यूथफुल स्टेट्स, जो यूथफुल स्टेट्स है, अब देखो वाइल लगा हुआ है। यूथफुल स्टेट्स का मतलब जो स्टेट्स यंग हैं, तो बोला जा रहा है वाइल दी यूथफुल स्टेट्स हैव अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो बोला जा रहा है यहाँ पे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहां पर भाई यंग पॉपुलेशन है, वहां पर तो अपॉर्चुनिटी है ही। टू बूस्ट ग्रोथ यूजिंग अ लार्जर वर्कफोर्स, वो लोग अपनी ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वर्कफोर्स लार्जर है, ज्यादा है। द शेयर ऑफ देयर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन हैज स्टैग्नेटेड और डिक्लाइन। अब देखो, अब आप ये सोच रहे होगे कि सर वाइल आया है तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो देखो आ गया पॉजिटिव नेगेटिव। वाइल के बाद आपने क्या लगाया? जो यूथफुल स्टेट्स है उनके पास अपॉर्चुनिटी की विंडो है। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लार्जर वर्कफोर्स होगी। जब यंग लोग ज्यादा होंगे तो वर्कफोर्स ज्यादा है। अब कोमा लगा करके हमने नेगेटिव बात कर दी। क्या बोला हमने? लेकिन जो शेयर है, शेयर ऑफ देयर स्पेंडिंग, लेकिन उनकी स्पेंडिंग का जो शेयर है किसके ऊपर स्पेंड करने का? एजुकेशन के ऊपर, वो अभी भी स्टैग्नेटेड है और डिक्लाइन है, या तो स्टैग्नेटेड है या फिर गिर रहा है। एंड द क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी परसिस्ट, और जो क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी पे वो भी परसिस्ट, वो भी बना। तो देखा, वाइल लगा करके पॉजिटिव नेगेटिव बात होगी। तो यूथफुल स्टेट में भी क्या है? अच्छी चीज तो है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर पैसा या तो कम जा रहा है, या फिर जो जा रहा था 10 साल पहले वही अभी जा रहा है। और एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन जो बना हुआ है वो तो बना ही हुआ है। आगे क्या कहा जा रहा है? दीज पीपल विल ऑल्सो एंटर दी वर्कफोर्स। कहा जा रहा है ये जो लोग हैं, ये जो लोग कौन? यही जो लार्जर वर्कफोर्स है। अभी लोगों की बात तो यही हुई ना, लार्जर वर्कफोर्स की। तो कहा जा रहा है दीज पीपल, ये जो लार्जर वर्कफोर्स है, विल ऑल्सो एंटर दी वर्कफोर्स एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड एआई इंडस्ट्री। अब सुनना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यार यहाँ पे लार्जर वर्कफोर्स है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर पैसा या तो उतना ही जा रहा है जितना पिछले 10 सालों में जा रहा था, 5 सालों में जा रहा था, या फिर डिक्लाइन हो गया, या फिर और गिरा दिया पैसा। और मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है, परसिस्ट है। अच्छा, फिर दीज पीपल विल ऑल्सो एंटर दी वर्कफोर्स। अब ये जो लोग हैं ये वर्कफोर्स में एंटर करेंगे, हाँ, एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उस टाइम पे एंटर करेंगे। सुनना, एट अ टाइम मतलब उस टाइम पे एंटर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन। जब मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन हो गया, जब एआई आ गया इंडस्ट्री में, उस टाइम पे अब ये क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं। सो तो आरबीआई सजेशन टू बूस्ट लेबर इंटेंसिव सेक्टर, तो जो आरबीआई का सजेशन है कि आप बूस्ट करो लेबर इंटेंसिव सेक्टर। लेबर इंटेंसिव सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर जहां पे लेबर काम करे, कोई रोबोट या कुछ और काम ना कर पाए, है ना, जहां पर हाथ का काम ज्यादा हो। तो आरबीआई ने कहा कि भाई बूस्ट करो लेबर इंटेंसिव सेक्टर, मे लीव दीज स्टेट्स वनरेबल टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एजिंग बिफोर दे गेट रिच। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं।
इसका मतलब ये है कि भाई आरबीआई ने सजेशन दिया कि बूस्ट करो लेबर इंटेंसिव सेक्टर। मान लो ऐसे सेक्टर को बूस्ट करो जहां पे लेबर काम करे, लेकिन अब ऑटोमेशन आ गया है मैन्युफैक्चरिंग में भी, जहां लेबर इंटेंसिव का मतलब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, तो अब मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन आ गया, एआई आ गया इंडस्ट्री में। तो जब आरबीआई जोर दे रहा है कि ऐसे सेक्टर बूस्ट करो जहां पे लेबर का काम हो, अगर वहां पर ऑटोमेशन आ गया है, एआई आ गया है, तो हो सकता है मे किसके लिए आया, आरबीआई की सजेशन के लिए। तो दी आरबीआई सजेशन, आरबीआई का जो सजेशन है, मे लीव दीज स्टेट्स, हो सकता है ये इन स्टेट्स को छोड़ दे, कहां पे छोड़ दे, वनरेबल छोड़ दे, टू दी पॉसिबिलिटी, उस पॉसिबिलिटी से कि ये एजिंग बिफोर दे गेट रिच, ये अमीर होने से पहले ये लोग बूढ़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग लेबर इंटेंसिव फील्ड में चले गए और वहां पर बाद में जाकर के ऑटोमेशन एआई आ गया, तो ये लोगों की एज भी चली जाएगी और इकोनॉमी को कोई बेनिफिट भी नहीं होगा और ये गरीब के गरीब मर जाएंगे। आई बात समझ में? बताइए फटा। क्या क्लियर है सभी को? बताइए। ये थी आपकी पहली स्लाइड, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। पहली स्लाइड क्लियर है, बड़ा है पैसेज मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको क्रिस्टल क्लियर होगा क्या बोला जा रहा है। ठीक है भाई, चलें आगे। अब फटाफट, क्योंकि बड़ा पैसेज है, तो मैं एक बार आप लोग को बता रहा हूं हमने कैसे पढ़ा, कैसे कनेक्ट करा। देखो स्टार्टिंग में हमें वाइल देखा, हमें पता लग गया पॉजिटिव नेगेटिव बात हो सकती है। तो हमने पढ़ा इंडिया तो भाई सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन स्टेट्स में तो दिक्कत चल रही है, स्टेट्स में कोई स्टेट तो एजिंग है, कुछ नहीं भी है। फिर आरबीआई की रिपोर्ट सामने, तो आरबीआई की रिपोर्ट ने बताया दो स्टेट्स तो एजिंग के रिस्क में चली गई है, 2036 तक वो एजेड हो जाएगी। फिर दो स्टेट है या तीन स्टेट ऐसी हैं जिसमें जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी, ये तो पॉजिटिव न्यूज है। फिर हमने कहा दो स्टेट ऐसी है जो बीच में लटकी हुई है ना, वहां पे वर्क एज पॉपुलेशन बढ़, मतलब खतरा है, उनको ग्रोथ भी है लेकिन खतरा भी है। फिर हमने ये पढ़ा और थोड़ा अपन नीचे आए तो हमने ये पढ़ा आरबीआई ने सजेशन दिए, आरबीआई ने सजेशन दिए जो एजिंग स्टेट्स है वो भाई अपनी सब्सिडीज को रेशनलाइज करे, आगे पेंशन का खर्चा इनको उठाना है, और जो यूथफुल स्टेट्स है वो लोग ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें। तो ये सारी बातें चली रही थी कि ऑथर ने कहा क्या इनको पॉलिटिकल अंडरटोन्स पता है, पॉलिटिकल भी लफड़े होते हैं इसमें, पॉलिटिकल चीजें भी होती हैं क्या, इस आरबीआई फिस्कल एडवाइस में पॉलिटिकल अंडरटोन्स को देखा गया है, नहीं देखा गया? तो फिर पता चला पॉलिटिकल अंडरटोन क्या होता है। तो हमने पढ़ा पॉलिटिकल अंडरटोन दो तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है। पहला, पॉपुलेशन कम होने की वजह से, उनको पैसा कम मिल रहा है। दूसरा, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन भी उनका घट रहा है। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पर यह भी पढ़ा कि भाई जो यूथफुल स्टेट है उसके पास लोग तो हैं, उसके पास वर्क फोर्स तो है, लेकिन वहां पर एजुकेशन में पैसा कम इन्वेस्ट हो रहा है। फिर आरबीआई ने एक और सजेशन दिया कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर को बूस्ट करो, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि ये वनरेबल कर सकता है उन स्टेट्स को कि वो पहले ही एजेड हो जाएंगे रिच होने से पहले। क्यों? क्योंकि अब ऑटोमेशन और एआई आ चुका है। आई होप आपको क्लियर होगा। दूसरा भी पैसेज पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि छोटा सा है, फिर एक साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। कैसा लगा आप लोग को आर्टिकल, ये भी मुझे बताइए, और प्लीज सेशन को लाइक करिए। ग्रामेटिकल कंसेप्ट पूछिए ना, कौन से ग्रामेटिकल कंसेप्ट पूछने में बताता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला मेरा एक प्लेलिस्ट पड़ा है, वहां से ग्रामर की प्रैक्टिस करो। मैं लास्ट में बताता हूँ, प्रैक्टिस के लिए कुछ प्लेलिस्ट आप लोग को सजेस्ट कर देता हूँ। ओके सुजीत, बताता हूँ मैं।
एक एक वर्ड को मत पकड़ो, बस आप लोग है ना आइडिया लगा लो। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो पहले सुनो, एक स्टूडेंट है जिनको लास्ट का सेंटेंस समझ में नहीं आया है ना, एक बार मैं बता रहा हूं कैसे तोड़ना होता सेंटेंस को, देख लो। लास्ट का सेंटेंस कहां पर है, यहीं से है ना, दीज से। हाँ दीज से ही है, देखो दीज पीपल। अब दीज पीपल कौन होंगे, पहले पीपल को ढूंढो। यहां पर पीपल की बात कौन सी हो रही है, लार्जर वर्कफोर्स। ये जो वर्कफोर्स है यही है ना, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो यूथफुल स्टेट्स है इनके पास वर्कफोर्स ज्यादा है। अब ये जो वर्कफोर्स है ये विल ऑल्सो, ये एंटर करेगी, ये विल ऑल्सो एंटर द वर्कफोर्स, ये एंटर करेंगे वर्कफोर्स को उस टाइम पर। मतलब जो यंग लोग हैं ये भी वर्कफोर्स में शामिल होंगे, जो काम कर रहे हैं उसमें शामिल होंगे। ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन, ये उस टाइम पर एंटर होंगे जब मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन आ चुका है और एआई इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में एआई आ चुका है। अब लगा हुआ है कोमा। तो आरबीआई सजेशन, तो जो आरबीआई का सजेशन है, अब सजेशन पढ़ लो क्या है। ये आरबीआई कह रहा है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर को बूस्ट करो। तो आरबीआई का ये वाला जो सजेशन है, मे लीव, लीव मतलब, लीव का मतलब होता है किसी को किसी हाल में छोड़ देना। तो ये सजेशन लीव छोड़ देगा इन स्टेट्स को वनरेबल कंडीशन में, वनरेबल टू दी पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी से वनरेबल होंगे। वनरेबल मतलब इनको नुकसान पहुंच सकता है, किससे, कि ये एजेड हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ एजिंग, एजिंग मतलब ये बूढ़े हो जाएंगे। बिफोर दे गेट रिच, इससे पहले कि ये रिच हो, अमीर हो, ये बूढ़े हो जाएंगे। ये है इसकी हिंदी। तो आपको एक एक वर्ड्स को नहीं पकड़ना होता है, आपको है ना पढ़ना है और आइडिया लगाना है क्या बोला जाता है। जैसे मैं यहां पर बताता हूं, ये पैसेज है, अब मैं एक एक सेंटेंस को पढ़ूंगा और आइडिया बताऊंगा आप लोग को। देखो कैसे, रिसर्च हैज शोन, रिसर्च यहां पे शो कर रही है क्या, दैट एजिंग इन इंडिया डिसप्रोपोर्शनैलिटी अफेक्ट, जो एज है इंडिया के अंदर वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही है, किसको, वुमेन को। पढ़ लिया, क्या दिक्कत है। अब हुआ होगा वुमेन के लिए, वुमेन ऑफन, जो वुमेन है वो अक्सर लिव लोंगर बट विथ फ्यूअर फाइनेंशियल एसेट, जो वुमेन है वो ज्यादा जीती हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल एसेट्स कम होते हैं। फ्यूअर मतलब कम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दी आरबीआई फोकस ऑन वर्कफोर्स पॉलिसी, आरबीआई का फोकस है वर्कफोर्स पॉलिसी पे, ओवरलुक। अब आरबीआई का जो फोकस है वो ओवरलुक कर रहा है किसको, दी मेजोरिटी ऑफ एल्डरली वुमेन। ले भाई, आरबीआई का फोकस एल्डरली वुमेन को क्या कर रहा है, ओवरलुक कर रहा है। ज्यादातर जो एल्डरली वुमेन है उनको आरबीआई भूल ही गया है। हु, अब हु किसके लिए, वुमेन के लिए आया होगा। हु वर्क नेवर इन दी फॉर्मल वर्कफोर्स, क्यों, क्योंकि जो एल्डरली वुमेन है वो फॉर्मल वर्कफोर्स में नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी मैं बताता हूं। मान लेते हैं कि किसी के हस्बैंड बैंक में, अब बैंक में तो फॉर्मल जॉब कर रहे हैं लेकिन उनकी वाइफ थोड़ी ना फॉर्मल मानी जाएंगी। वाइफ तो हाउस वाइफ है ना, वो तो घर पर है, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो कहाँ जॉब कर रही है कहाँ नहीं कर रही, वो तो घर पर है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि आरबीआई का जो फोकस है वो वर्कफोर्स पॉलिसी पे है और ये फोकस ओवरलुक कर रहा है मेजोरिटी ऑफ एल्डरली वुमेन को। और वो वुमेन हु वर नेवर इन द फॉर्मल वर्कफोर्स, वो वुमेन जो फॉर्मल वर्कफोर्स में है नहीं, वो तो घर पे है, घर का काम कर रही है। एंड थस, और इसीलिए हैव नो पेंशन, और इसलिए उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। अब आप ये कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि भाई हस्बैंड के बाद वाइफ को पेंशन मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं है ना हर हस्बैंड फॉर्मल सेक्टर में ही काम करे। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर के वुमेन को बताया जा रहा है, वुमेन को आरबीआई इग्नोर कर रहा है। अच्छा, द आरबीआई मॉडल ऑल्सो एज्यूम सम लेवल ऑफ फैमिली सपोर्ट, जो आरबीआई का मॉडल है वो एज्यूम करके चल रहा है कि कुछ लेवल का फैमिली सपोर्ट मिलेगा। कुछ लेवल का फैमिली सपोर्ट मिलने का मतलब ये है कि मान लो कोई वुमेन है भी तो उसको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, बाद में फैमिली उनकी ध्यान रखेगी या उनके जो बच्चे होंगे वो उनका ध्यान रखेंगे, ये आरबीआई मान करके चल रहा है। बट लेकिन विद माइग्रेशन, लेकिन माइग्रेशन है मतलब अब बच्चे जो हैं वो काम करने माँ बाप को घर पे छोड़ के बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, तो माइग्रेशन है। एंड न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या है, छोटी छोटी फैमिली हो गई है, अब सब अलग रह रहे हैं। बिकमिंग द नॉर्म,
द इनफॉर्मल सेफ्टी नेट इज कोलैप्सिंग। तो जो इनफॉर्मल सेफ्टी नेट है वो कोलैप्स होती जा रही है। आ रही है बात समझ में? देखो जैसे लाइन लिखी गई है वैसे ही पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये फ्रेजेस नहीं पता तो वही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सीखी, कोई दिक्कत किसी को? तो रिसर्च से पता लगा कि इंडिया में वुमेन को सबसे ज्यादा इफेक्ट मतलब वुमेन सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही हैं, वो ज्यादा जीती हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल एसेट्स कम होते हैं, और आरबीआई का जो फोकस है वो पूरी तरीके से ओवरलुक कर रहा है एल्डरली वुमेन को जो फॉर्मल में नहीं आती हैं। ठीक है, फिर आगे हमने देखा कि माइग्रेशन की वजह से और न्यूक्लियर फैमिली की वजह से जो इनफॉर्मल सेफ्टी नेट है वो कोलैप्स हो रही है। इनफॉर्मल सेफ्टी नेट पे क्वेश्चन भी था, अब ये कोलैप्स हो रही है मतलब खत्म हो रही है, गिर रही है इनफॉर्मल सेफ्टी नेट। अल्टीमेटली मतलब एट द एंड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय फिजिकल चेंजेस अलोन। तो एट द एंड मतलब 100 बातों की एक बात ये है कि भाई जो तुम्हारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है या जो तुम्हारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसको आप मैनेज नहीं कर सकते सिर्फ फिजिकल चेंज करने से अलोन। सिर्फ फिजिकल चेंजेस की वजह से यहां पर आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को मैनेज नहीं कर सकते। पहला, अब सजेशन दिए जा रहे होंगे, आ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज नीडेड टू क्रिएट जॉब एंड मास इन न्यू सेक्टर सच एज ग्रीन एनर्जी एंड द केयर इकोनॉमी। अब क्या कहा जा रहा है सुनिए, कहा जा रहा है पहला तो अब ऑथर सजेशन दे रहा है एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत है जो कि जॉब को क्रिएट करेगी एंड मास इन न्यू सेक्टर। न्यू सेक्टर मतलब बहुत अच्छी खासी मात्रा में न्यू सेक्टर में जॉब्स क्रिएट होगी, जैसे कि ग्रीन एनर्जी हो गया और केयर इकोनॉमी हो गया। दूसरी बात बता रहा है ऑथर, द यूथफुल स्टेट्स, जो यूथफुल स्टेट्स है मस्ट बिल्ड हेल्थ केयर और पेंशन सर्विस नाउ। अभी से उनको हेल्थ केयर और पेंशन सर्विस अभी से बिल्ड करनी चाहिए जो यूथफुल स्टेट्स है। अच्छा, उसके बाद टू अवॉइड फिजिकल शॉक्स इफ एंड व्हेन द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट ड्रॉप। तो बोला जा रहा है शॉक से बचने के लिए अगर फर्टिलिटी रेट गिर गई तो फर्टिलिटी रेट क्या होती है, अगर न्यू बॉर्न बेबीज पैदा नहीं हुए तो जो यंग हैं वो बूढ़े होते जाएंगे और नया हमारा जो नया यंग वर्कफोर्स है वो बनेगा नहीं, तो फिर उनके लिए आप लोग हेल्थ केयर और पेंशन को रेडी रखिए। थर्ड, फॉर मोस्ट ऑफ इंडियाज एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं, द फ्यूचर लुक्स लेस लाइक ग्रेसफुल एजिंग। उनका फ्यूचर लेस लाइक लग रहा है, मतलब ग्रेसफुल नहीं होगी उनकी एजिंग, मतलब अच्छी नहीं होगी, उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं होगा। एंड मोर लाइक इन्फ्लेशन डिपेंडेंसी और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उनकी और ज्यादा बढ़ेगी। अनलेस, जब तक स्टेट ड्रास्टिकली एक्सपेंड नहीं करेगी सोशल पेंशन को। अब देखो सोशल पेंशन अगर गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं करेगी तो उनका जो बुढ़ापा होगा वो ग्रेसफुल नहीं होगा और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उनकी बढ़ जाएगी जब तक स्टेट एक्सपेंड नहीं करेगी अपनी सोशल पेंशन को। आगे बोला जा रहा है बट दिस डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट, लेकिन ये बात डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करेगी आरबीआई की कॉल फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन। आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने कहा है कि भाई हमारे को फिस्कल कंसोलिडेशन की जरूरत है। कंसोलिडेशन मतलब फिस्कल, पैसा इकट्ठा रखना है, पैसा खर्च नहीं करना है। तो एक तरफ आप क्या कह रहे हो, अनलेस, जब तक स्टेट ड्रास्टिकली एक्सपेंड नहीं करेगी सोशल पेंशन को, मतलब जब तक स्टेट सोशल पेंशन नहीं देगी तब तक ये चीज दूर नहीं होगी, जो बूढ़े लोग हैं उनको दिक्कत आएगी और वो फाइनेंशियली डिपेंडेंसी भी उनकी बढ़ेगी। अगर स्टेट ड्रास्टिकली एक्सपेंड करते अपने सोशल पेंशन को तो फिर वो बात आरबीआई ने जो बताई है, आरबीआई की जो इंटेंशन है, आरबीआई की जो पॉलिसी है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। आरबीआई कह रहा है फिस्कल कंसोलिडेशन लेकर के आओ, लेकिन यहाँ पे जरूरत है ड्रास्टिकली एक्सपेंड करने की सोशल पेंशन को। फाइनली विदाउट अ मैसिव एक्सपेंशन, बिना मैसिव एक्सपेंशन के, किसके, पब्लिक जेरिएट्रिक। तो जेरिएट्रिक का मतलब क्या होता है, जेरिएट्रिक केयर का मतलब होता है बूढ़े लोगों की केयर। तो बिना मैसिव एक्सपेंशन के, मतलब यहां पे भी एक्सपेंशन की जरूरत है, किसकी, पब्लिक जेरिएट्रिक केयर। पब्लिक जेरिएट्रिक केयर का मतलब क्या है कि भाई जो बूढ़े लोग हैं उनकी केयर में एक्सपेंशन लाना पड़ेगा, उनकी केयर के बारे में सोचना पड़ेगा। द ग्रेसफुल एजिंग, तो जो ग्रेसफुल एजिंग होगी, दैट द रिपोर्ट एनविजन, जो रिपोर्ट सोच रहा है, एनविजन कर रहा है कि ग्रेसफुल एजिंग कब होगी, जब पब्लिक जेरिएट्रिक केयर में एक्सपेंशन आएगा। विल बी अवेलेबल ओनली टू वेल्दी, तो इसका मतलब जो रिपोर्ट ने एनविजन करा है कि हम ग्रेसफुल एजिंग देंगे वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, विल बी अवेलेबल ओनली
टू दी वेल्दी, वो सिर्फ वेल्दी लोगों को मिलेगी, जो अमीर हैं उनको ही मिल पाएगी, बाकी लोगों को नहीं मिल पाएगी। अगर गवर्नमेंट मैसिव एक्सपेंशन करेगी तभी सबको मिल पाएगा ग्रेसफुल एजिंग। ये था आज का हमारा एडिटोरियल, बताओ कैसा लगा। अजीब सा था, मैं कहूंगा अजीब सा आर्टिकल था। आप लोगों को ये पढ़ने के बाद मतलब ये कंसेप्ट ही अजीब था, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया। ठीक है, चलें अब आगे, समझ में आ गई आप लोगों को बात, यहां पे क्या बात हो रही है। तो यहां पे देखो तीन, वो अपन पढ़ लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तीन तो सजेशन बताए इसने। पहला क्वेश्चन बताओ, इंप्लाइज मतलब इन्फर करिए डबल वहमी, साउदर्न स्टेट के लिए डबल वहमी क्या है, डबल शॉक क्या है। बी डबल शॉक क्या था, डबल सेटबैक क्या था, इधर डबल वैमी ये रहा। पहला क्या था, लोअर सेंट्रल टैक्स डिवोल्यूशन था, पैसा कम जाएगा, और लोअर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन था, ये ले भाई फ्री का नंबर। रिड्यूस फाइनेंशियल ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर एंड अ प्रोजेक्टेड रिडक्शन इन सीट्स इन पार्लियामेंट, तो बी आंसर आ जाएगा। बाकी और पढ़ लेता हूं, ऑनसेट ऑफ एजिंग पॉपुलेशन एंड द स्टैग्नेशन ऑफ एजुकेशन, ये तो वो वाली स्टेट्स हैं जहां पर जहां पे यूथफुल स्टेट्स हैं जो, उसमें एजुकेशन पे खर्चा कम हो रहा है। द नीड टू रैशनलाइज सब्सिडीज एंड द कोलैप्सिंग, ये तो रैशनलाइज सब्सिडीज उनके लिए जहां पर एजिंग पॉपुलेशन है, ये बेटा। राइजिंग पेंशन कॉस्ट एंड द इनएबिलिटी टू ट्रैक लेबर इंटेंसिव, नहीं। हाई एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन, नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन में कम है, तो इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। डबल वहमी क्या है, ये दोनों डबल वहमी। आई बात समझ में, चलें आगे। चलिए, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं इस आरसी का क्या लॉजिक है। भाई इस आरसी का ये लॉजिक है कि आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, आरबीआई की रिपोर्ट आई है, सोचो तो हमें पढ़नी है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो यंग स्टेट्स हैं वो क्या करें और जो एजेड स्टेट्स हैं वो क्या करें, क्योंकि आरबीआई को तो इकोनॉमी बैलेंस करनी है, इकोनॉमी को देखना है। तो आरबीआई स्टेट्स के ऊपर तो अपना हुक्म नहीं चला सकती, आरबीआई स्टेट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो आरबीआई गवर्नमेंट को कह रहा है कि गवर्नमेंट ऐसे करो आप, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन आरबीआई ये भूल गया कि पॉलिटिकल अंडरटोन भी है इसमें। पॉलिटिकल अंडरटोन क्या है वो आपने देखे पढ़े, तो यही है कि जो वुमेन है उसको आरबीआई भूल गया। तो जो पढ़ने वाला था, जिसने रिपोर्ट पढ़ी, बहुत बड़ी रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद द हिंदू का एक एडिटर होगा उस एडिटर ने अपनी बात कही है, और वो एडिटर कोई ऐसे अपनी तरह चलता फिरता इंसान नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट पे होगा, क्या पता वो इकोनॉमिस्ट हो गई, इकोनॉमिस्ट हो गई वो। तो उसने बताया आरबीआई में ये कमी रह गई, आरबीआई ने ये चीज देखी ही नहीं, वुमेन को देखा ही नहीं आरबीआई ने, ये रीजन है इसको पढ़ने। ठीक है, आ जाओ। दी पैसेज सजेस्ट अ कॉन्ट्राडिक्शन, अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, ग्रेसफुल एजिंग एनविजन बाय द रिपोर्ट। रिपोर्ट ने क्या सोचा था, रिपोर्ट आरबीआई की रिपोर्ट ने क्या सोचा था, अगर ऐसा कर देंगे ना अपन कि यार इनको बोलते हैं, जिनके पास अभी यंग पॉपुलेशन है उनको बोलते हैं आगे के लिए पैसा, मतलब अभी से आप क्या करो, सॉरी आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करो। तो आरबीआई ने सोचा ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करवाते हैं इनसे, आगे दिक्कत नहीं आएगी इनको, और जो एजेड है उनको कहेंगे सब्सिडीज कम कर दो। तो आरबीआई ने तो ये सोचा था, इससे क्या होता, इनका जो मतलब जब इनकी एज होती तो वो ग्रेसफुल होती है, आरबीआई ने सोचा था। लेकिन आरबीआई ऑन फिस्कल एडवाइस, सॉरी मैं गलत बोल गया। आरबीआई की खुद की जो फिस्कल एडवाइस थी वो यही थी कि पैसा कम खर्च करो, पैसे को कंट्रोल करो, कंसोलिडेट करो। लेकिन यहां पर हमारे को सजेशन क्या दिया गया था
कि हैविली एक्सपेंड करो सोशल पेंशन को। इन दोनों में हमारे को कॉन्ट्राडिक्शन बताना है, तो आ जाओ कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं। ग्रेसफुल एजिंग रिक्वायर्स फैमिली सपोर्ट, नहीं। हट। दी आरबीआई सजेस्ट इंक्रीज सब्सिडाइज, नहीं, इंक्रीज नहीं, आरबीआई ने तो कम करने को बोला। दी आरबीआई एडवाइज इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल बट ग्रेसफुल एजिंग रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन ऑटोमेशन, नहीं। हट। दी ग्रेसफुल एजिंग इज ओनली पॉसिबल इन साउदर्न स्टेट, कहा जा रहा है ओनली पॉसिबल। Graceful aging requires massive state spending on pension and care, but RBI is advising state to cut spending and consolidate their finance. ये आंसर आई बात समझ में? बताओ। क्वेश्चन कैसा लगा बताओ, क्वेश्चन का लेवल देखो, आगे ये बात समझ में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। अगर आपको पैसेज में वापस जाना था तो आप जा सकते थे। पैसेज में यहाँ पर अपन गए हैं, यहाँ पर हमने देखो कॉन्ट्राडिक्ट्स की बात करी है। हमने यहाँ पर कहा है स्टेट को ड्रास्टिकली एक्सपेंड करना पड़ेगा सोशल पेंशन को, लेकिन ये बात तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। आरबीआई ने बोला कंसोलिडेशन करना है, बस यही तो उसको खोल करके बताना था, तो खोल करके बता दिया अपन ने। कहाँ है भाई? ये रहा है दूसरा, ये रहा देखो, यही बात बस एक्सपेंड करके इसको हमने बता दी, क्लियरली बता दी। इसको बनाओ, इनफॉर्मल सेफ्टी नेट के बारे में क्या है। देखो आपको पता है इनफॉर्मल सेफ्टी नेट कोलैप्स हो रही है, बस इट इज बिकमिंग स्ट्रोंगर। तेरी तो इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय केयर इकोनॉमी। ये कौन सी बात आ गई दुनिया की, ये तो बात पढ़ी नहीं अपन ने। इट इज कोलैप्सिंग प्राइमरली बिकॉज द गवर्नमेंट हैज स्टॉप फंडिंग। गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा इसलिए नहीं। इट इज अनरिलायबल ड्यू टू स्ट्रक्चरल सोसाइटी चेंजेस लाइक माइग्रेशन, यस। राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, डी आंसर। बात था ऐसे लगाना आप लोग, है ना। खार निकालते हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। जब आप पूरा पढ़ लेते हो तो आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर दो। अगर कोई चेंजेस ना हो तो बेचारे बूढ़े लोगों का क्या होगा बताओ। तो इंडिया के बूढ़े लोगों का क्या होगा, एल्डरली लोगों का क्या होगा अगर कोई चेंजेस ना हो। तो ग्रेसफुल एजिंग सपोर्टेड बाय फैमिली नेटवर्क, नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा फैमिली से। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम ग्रेस एजिंग विच विल बी लिमिटेड टू दी वेल्दी, हाँ वेल्दी लोगों तक ही वो लिमिटेड रह जाएगी। री एंट्री इनटू, वाह भाई वाह, देखो ऑप्शन देखो आप, कह रहे अगर कुछ भी चेंज नहीं करें तो बूढ़े लोग वापस से वर्कफोर्स में शामिल हो जाएंगे, मतलब ऐसे जो धीरे धीरे काम करेंगे, झुक के काम करेंगे। टार्डी, एक वोकैब आपको याद आ गई होगी इससे, टार्डी से दादी। क्या आप दादी वापस जाएगी टार्डी काम करने? नहीं जाएगी। तो कह रहे हैं री एंट्री मार लेंगे वर्क, बताओ यार। माइग्रेशन टू यूथफुल स्टेट, अच्छा तो जो बूढ़े लोग हैं वो सोचेंगे यार हम तो बूढ़े हो गए, चलो यंग लोगों के स्टेट में चलते हैं, हम फिर से अपने जवानी के दिन याद करेंगे। नहीं, फुल सपोर्ट थ्रू आरबीआई। आरबीआई उनको पाल लेगा। आरबीआई कहेगा तुम हमारे यहाँ हेडक्वार्टर्स में आ जाओ, मुंबई, आरबीआई के मुंबई हेडक्वार्टर में आ जाओ, और जहां जहां भी हमारे हेडक्वार्टर है वहां आके तुम बैठो, हम तुमको पालेंगे। आरबीआई ऐसा कहेगा क्या? नहीं। तो बी इसका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपन फिफ्थ में। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, क्या कहा जा रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज व्हाट स्पेसिफिक रिस्क डू यूथफुल स्टेट्स फेस रिगार्डिंग देयर हेल्थ केयर। अच्छा, हेल्थ केयर पेंशन को लेकर के क्या दिक्कत आएगी? पढ़ा था हमने, देखो कहाँ पढ़ा था, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पढ़ा था क्या, हेल्थ केयर, हाँ ये रहा, देखो ये रहा। यूथफुल स्टेट मस्ट बिल्ड हेल्थ केयर पेंशन सर्विस, क्यों? अवॉइड फिस्कल शॉक, नहीं तो इसको फिस्कल शॉक हो सकता है कब? जब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट ड्रॉप्स, जब
रिप्लेसमेंट वाली जो फर्टिलिटी रेट्स है, मतलब अब मान लो आज कोई 18 साल का बंदा है, तो 18 साल से लेकर के मान लेते हैं 40 साल तक मान लेते हैं वो काम करेगा, तो 40 साल का मतलब 22 साल हो गया। अब 22 साल में अगर और फर्टिलिटी रेट कमजोर रही तो वो जो न्यू बॉर्न बेबी हैं वो कम बॉर्न होंगे तो वर्कफोर्स कम जाकर के वर्किंग एज तक पहुंच पाएगी, तो जो न्यू बॉर्न बेबी है। तो यहाँ पे एक आ जा रहा है अगर फर्टिलिटी रेट गिर गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, गैप आ जाएगा, इसलिए आप ये काम करके रखो। अच्छा ठीक है, काम करके रखते हैं। क्या कह रहा है, दे आर करेंटली स्पेंडिंग टू मच ऑन दीज सर्विसेज लीडिंग टू फिस्कल डेफिसिट, नहीं। दे आर अनएबल टू एक्सेस सेंट्रल फंड, नहीं। देयर हेल्थ केयर सिस्टम आर ओवरबर्डन बाय माइग्रेशन फ्रॉम साउदर्न, नहीं। दे आर इग्नोरिंग द नीड टू बिल्ड दी सर्विस नाउ which will cause of fiscal shocks when their fertility rates eventually drop. The answer clear. तो ये था आज का हमारा सेशन। एक बार प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, बताइएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी। द हिंदू का ये आर्टिकल था, द हिंदू का कल का आर्टिकल था ये। देखो अभी मैं देख रहा हूं द हिंदू में यूएस और ये ग्रीनलैंड इसको लेकर के बहुत आर्टिकल आना है जो कि हमारे काम के नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यूएस ने क्या करा, ट्रंप ने क्या करा, ये सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको पता ही है मैं पॉलिटिकल आर्टिकल नहीं पढ़ाता हूं, मैं वही आर्टिकल पढ़ाता हूं जो अजीब हो और जो एग्जाम में आने लायक हो। आप मानेंगे नहीं, मैं मिनिमम 45 टू 60 मिनट सिर्फ आर्टिकल सेलेक्ट करने में लगाता हूं। सारी न्यूज़पेपर खोलता हूं मैं वो न्यूज़पेपर खोलता हूं जो तुमको नहीं पता ये भी न्यूज़पेपर होती है क्या। सारी न्यूज़पेपर खोल करके फिर मैं आर्टिकल सेलेक्ट करता हूं। कई बार तो पता है क्या होता है, कई बार ऐसा होता है मैं एक आर्टिकल ढूंढ लेता हूं, मुझे लगता है ये टॉपिक अच्छा है ना, फिर जब मैं उसको थोड़ा एक बार भाई गो थ्रू तो करूंगा ना, है क्या, पता लगा हेडलाइन अच्छी थी, बीच में कचरा आ गया, फिर मैं पढ़ता हूं, मुझे लगता है यार तो पॉलिटिकल मतलब ये पॉलिटिकल रुख ले रहा है, पॉलिटिकली जा रहा है, तो फिर उसको कैंसिल कर देता हूं। ऐसे करके मेरे को बहुत टाइम लगता है आर्टिकल चूज करने में, आर्टिकल को निकालने में। ठीक है, फिर वो जाता है जो पीपीटी डिजाइन करते हैं उनके पास, वो बढ़िया बढ़िया वोकैबुलरी, मतलब जो उसको वोकैबुलरी लगती है टफ है, ये मैं वाली वोकैबुलरी कहता हूं भाई जो तेरे को टफ लग रही है वो निकाल ले। फिर मैं एक बार गो थ्रू करता हूं कौन सी वोकैबुलरी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर ऐसे करके आपकी वोकैब फाइनल होती है ना। उसके बाद मैं आपके सामने आरसी लेकर आता हूं, फिर आरसी के अंदर भी अगर कोई वोकैब ऐसी आ जाती है जो आपको बताने लायक है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो ऐसा नहीं है कि यार ले यार तू एक आरसी मेरे को एडिटोरियल लेना है, मैं ऐसा नहीं करता हूं कि एक एडिटोरियल लेना है तू बना के रखियो मैं सुबह एडिटोरियल पढ़ा दूंगा, नहीं। मेरी एडिटोरियल के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च होती है, और ये जो क्वेश्चन आंसर है, एक भी क्वेश्चन कोई भी कंटेंट राइटर नहीं बनाता, मैं खुद बनाता हूँ आर्टिकल के क्वेश्चन, मैं खुद सारे क्वेश्चंस मैं खुद बनाता हूँ, और सारे क्वेश्चंस एआई से नहीं बनते हैं, एआई से बाद में रिफ्रेम होते हैं। क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं निकालता हूं कि ये वाले कंसेप्ट पूछ लेंगे अपन, फिर अपने हिसाब से मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिखता हूं, फिर उसको रिफ्रेम करा लेता हूं, कोई एरर वेरर नहीं रह जाए, ये तरीका होता है। तो टाइम लगता है बहुत, मेरे को 2 से 2.5 घंटे लगते हैं एक आर्टिकल को बनाने में और आपके सामने लाने में। और आपको पता है आर्टिकल लाइव ही आता है 12-12:30 बजे लाइव आता है आर्टिकल, 12:30, 12:15, 12:20 पे लाइव आता है ना। अगर आपको यकीन नहीं है मैं आपको दिखाता हूं, रुको भी, अगर अपडेट नहीं हुआ होगा तो मैं यहाँ पे द हिंदू टाइप करता हूं, ये देखो द हिंदू हमेशा मेरी सर्च हिस्ट्री में रहेगा। ये आर्टिकल मान लो ये वाला आर्टिकल लेता हूं, देखो 1:04 AM लिखा है, मतलब ये रात को 1 बजे आया, तो आर्टिकल आते लेट है, फिर आर्टिकल आना, उसको चेक करना, बनाना, तो करीबन 2-2:30 बज जाती है रात को। ये तो चलो 1 बजे आए, इससे ये वाला जल्दी आ गया होगा, ये वाला भी 1 बजे आया, या हो सकता है बाद में अपडेट हुआ हो तो, लेकिन ये 12 बजे के बाद ही आते हैं आर्टिकल, जो भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल होते हैं 12 बजे के बाद ही आते हैं। फिर उसको देखना, समझना, लेना नहीं लेना, एग्जाम रेलिवेंट होगा नहीं होगा, वो सब देखना, फिर उसको कट करना, निकालना, चेक करना, क्वेश्चन बनाना, बहुत टाइम लगता है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, है ना, ये थी हमारी आज की क्लास, और मैं आप लोग को एक बार ऑफर के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
हमारा रिपब्लिक का ऑफर चल रहा है। 1 मिनट, शायद ये ऑफर एंड हो गया है, मैं आपको इसको है ना वेबसाइट पे जाके बताता हूँ सीधा। अभी आप एक चीज ये देखिए, लर्निंग नीति मॉक टेस्ट लॉन्च, लर्निंग नीति ने खुद के मॉक टेस्ट लॉन्च करे हैं, नई वेबसाइट और नया ऐप यहाँ पे लॉन्च हुआ है। आप इसको स्कैन करके भी सीधा पहुंच सकते हैं, है ना। अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड विजय लगा सकते हैं, आप इसको स्कैन करके भी जा सकते हैं। नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार कैसे क्या कौन सी चीजें हैं। सीधा वेबसाइट पे चलते हैं। तो वेबसाइट पे जाने के लिए आप लोग YouTube ओपन करिएगा। YouTube अपनी क्लास दिख जाए यार पहले ही, मैंने इसमें साइन इन नहीं कर रखा। अरे वाह, अपनी क्लास देखा। अच्छा, पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूं कि प्लेलिस्ट कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे ना, पूछ रहे थे ना सर क्या करें क्या नहीं करें। देखो सुनो, पहले मैं आप लोग को प्लेलिस्ट के बारे में बता रहा हूं। मान लो आपको वोकैबुलरी करनी है, आपको वोकैबुलरी लिखनी नहीं है। मैं जो प्लेलिस्ट बता रहा हूं उसमें वोकैबुलरी आपको लिखनी नहीं है। वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट कहां पर है? देखो ये रही वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट, 77 इसमें क्लासेस पड़ी है। ये देखो ये रही, ये देखो ये 77 क्लासेस पड़ी। अब आप लोग को देखना कैसे है मैं बता देता हूं, देखना कैसे, सुनिएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहां पर क्लासेस मिलेंगी 77। मैं आपको बताता हूं आपको कैसे देखनी है इन क्लासेस को। आप देख सकते हो यहां पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 यहां पर है ना। अब आप ये भी देख सकते हो ये 1 साल पुरानी, तो ये मैं सोचना 1 साल पुरानी अब काम नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं जो आप ये 1 साल पुरानी वाली क्लास में कोई वोकैबुलरी सीख रहे होंगे ना, उसमें से ही कोई ना कोई वोकैबुलरी आपको लेटेस्ट, जो मैंने लेटेस्ट क्लास ली होगी उसमें भी दिख रही होगी। जो आज का एडिटोरियल होगा क्या पता उसमें भी वोकैबुलरी हो। तो वोकैब कभी भी ये नहीं 1 साल पुरानी नहीं, वोकैबुलरी हर 6 महीने हर 1 साल में वही रिपीट होती है। तो आप, लेकिन मैं आप लोगों को पहले सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग है ना यहां से देखना स्टार्ट करो। आप लोग है ना पहले यहां से देखना स्टार्ट करो टॉप 1000 वोकैबुलरी। तो जब आप यहां से देखोगे ना तो यहां से देखने पे क्या होगा, आप लोग को ट्रिक्स ज्यादा मिलेंगी, यहां पे ट्रिक्स ज्यादा मिलेंगी आप लोग को। और अगर आप चाहो तो आप डेली हाफ एन आवर से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप यहां से स्टार्ट करो, चलो डेली हाफ एन आवर से स्टार्ट करो। अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली, देखो कहां से करनी है आपको, ये देखनी है। ये देखो जितने भी ये ऐसे इस पोस्टर देख रहे हो आप, डे 5, ये डे 8, डे 9, ऐसे जाते 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 देखो ये डे 18 तक गए हुए। डे 18 के बाद ये देख रहे हो आप, ये मैराथन है, मतलब जो मैंने यहाँ पे सिखाया उसी का यहाँ पे रिवीजन है। तो जैसे जैसे सीक्वेंस बना हुआ है वैसे वैसे देखते चलो, आपको वोकैबुलरी में दिक्कत नहीं आएगी। और ये वोकैबुलरी की क्लास देख लो आधे आधे घंटे की, आधे आधे घंटे की, तो आधा घंटा यूं ही हो जाता है। तो ये आधे आधे घंटे की आप लोग क्लास देख लो। उसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो प्रैक्टिस के लिए वापस प्लेलिस्ट में आओ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो देखो यहां पर एक 100 इंग्लिश मॉक टेस्ट सॉल्यूशन बाय वरुण चित्रा सर। तो ये जो है 100, इसमें 106 क्लासेस पड़ी हैं। तो ये क्लासेस आप लोग देखो, भले ही 1 साल पुरानी हो 2 साल पुरानी हो, आप देखो स्टार्ट तो करो, आपको आज भी वो रेलिवेंट लगेगा। और अब जो लेटेस्ट क्लासेस आएंगी वो भी इसी में आएंगी। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो ये हो गया आपका वोकैब के लिए, ये हो गया आपका प्रैक्टिस के लिए। और आरसी अगर आपको करना है तो आरसी के लिए भी ये देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैंने क्लास बना रखी है, आप यहां से आरसी कर सकते हो। आरसी का एक बार और बता देता हूं, वैसे मैंने टेलीग्राम पे बताया था, यहां पर एक बार और बता रहा हूं। देखो इसमें ना सेट 1, सेट 2, सेट 3 लिखा हुआ है। ये देखो सेट 1 प्री का ही, प्री सेट 1 प्री मेंस दोनों, सेट 1, सेट 2, सेट 3 होगा, ये सेट 4 होगा, सेट 5, सेट 6, सेट 7, ये कर लो आप। और यहाँ पे प्री के आरसी भी हैं, तो आप प्री के आरसी भी देख सकते हो। सब कुछ है, आप लोग देखिए सब कुछ करवा रखा है ना।
अभी नया कंटेंट आएगा, लेकिन आप जब तक ये देख सकते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा कंसेप्ट और रिवीजन हो जाएगा। बाकी जब मैं क्लासेस आपके लिए लेकर के आऊंगा तो मैं आप लोगों को सारी क्लासेस करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। फरवरी से अपन स्टार्ट करेंगे, फरवरी से मैं आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस करवाऊंगा, है ना। जो मैं 9 PM वाली क्लास देता, फरवरी में भी मैं मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, परफेक्ट हो जाऊँ, फिर देखो मैं आता हूँ आपके सामने। अच्छा ये हो गया, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था न्यू वेबसाइट के बारे में। यह क्लास है जो आप अभी देख रहे हो। जब आप इसके अंदर यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो यहां पर देखो ये तो ऑफर है, ये सब ऑफर है। कंप्लीट इंग्लिश, एलीट, लिंक भी दे रखे हैं सबके। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लर्निंग नीति न्यू मॉक टेस्ट, है ना। इसको आप लोग ओपन करो, ये देखो ये है न्यू वेबसाइट, आप लोग देख सकते हो। इसमें आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस में जाओगे तो यहां पर जो नया ऑफर चल रहा है जो 40% हो गया, ये आ जाएगा। इस 40% के अंदर आप प्राइस देख सकते हो, सारी प्राइसेस लगी हुई हैं, है ना। इंग्लिश की प्राइस देख सकते हो, एलीट की प्राइस देख सकते हो। स्टडी 40 आपको कोड लगाना है। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे आप लोग को कॉल करना है। ये अपन किस में आ गए, ये अपन कोर्सेज में आ गए। अब आप इधर यहाँ पे देखो टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करो तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज आ जाएगी, है ना। व्यू ऑल टेस्ट, व्यू ऑल टेस्ट, यहाँ पे सारे टेस्ट लगे हुए हैं दोनों। अच्छा ये प्री का है, ये मेंस का है, तो आप व्यू ऑल टेस्ट में तो आप स्टार्ट नाउ कर सकते हो। यहां से आप अटेम्प्ट करके देखो, देखो स्टार्ट हो गया, है ना। ई सिस्टम हैज इट्स अंडरलाइनिंग डायनेमिक्स विच एड, हाँ तो डायनेमिक्स प्लूरल है तो एड ही आएगा। इन इट्स प्रिजर्वेशन एंड परपेचुएशन, तो आप एक बार इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। खुद से एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्री का है तो प्री में 40 क्वेश्चन आते हैं। क्वांट है और ये है, सबमिट सेक्शन करके इधर आ जाओगे। तो ये एक बार आप लोग देख सकते हैं, है ना, अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कुछ। हाँ तो यहाँ से आप आ गए मॉक टेस्ट पे, लर्निंग नीति पे, और ये लर्निंग नीति का ऐप अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट लिखा हो, टेस्ट सेट, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कोर्सेज में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये कोर्सेज सभी ये ऑफर चल रहा है, ठीक है भाई। तो ये था आज का मेरा सेशन, और ये था आप लोगों के लिए। ये तो वेबसाइट है, तो पहले वाली वेबसाइट है .com है, तो मतलब कोर्सेस आप लोग को .com पे मिलेंगे और मॉक टेस्ट आप लोग को .in पे मिलेंगे टेस्ट सीरीज में जाकर के, ठीक है। आप लोग यहाँ से जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के लिए मुझे तो नहीं लग रहा कि लॉगिन की जरूरत है, मैंने बिना लॉगिन के अटेम्प्ट कर लिया। आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप लोग इसको देखिए, एनालाइज करिए, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट करके देखोगे तो आप लोग को पता लगेगा ऑफकोर्स, और आप बाय भी कर सकते हो फिर, ठीक है भाई। चलिए, बाय करने के लिए लिंक दे रखा है, लिंक दे रखा है बाय करने के लिए। ये देखो कहाँ है, ये रहा, लर्निंग नीति ऑल मॉक टेस्ट परचेज लिंक, ये रहा, ये देखो आ गया। ये देखो इसको दबाओगे तो ये देखो आ गया, है ना। अब आपको यहाँ से सब्सक्राइब नाउ करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। अभी मैं लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि फिर नंबर डालना पड़ेगा मेरे को। बाकी आप लोग लॉगिन करिए, बाय करिए और यहाँ से अप्लाई करिए, ठीक है भाई। चलिए, तो दैट्स इट, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। बाकी आप इसको स्कैन करके भी डायरेक्ट जा करके ले सकते हैं। और सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी।